लेकिन जब गुवान युलान को आखिरी दृश्य याद आया तो वह ये हुआन को टुकड़े टुकड़े करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये हुआन इतना शक्तिशाली था कि वह उसे पूरी तरह से रोक सकता था, लेकिन ये हुआन ने ऐसा नहीं किया। वह जाहिर तौर पर उसका फायदा उठा रहा था। इस समय ये हुआन ने अचानक कहा, अरे ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम बहुत क्रूर हो, मैंने तुम्हें बचा लिया लेकिन तुमने धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें लू बुपिंग के साथ मरने के लिए गुफा में छोड़ देता। जब लू बुपिंग का जिक्र हुआ तो गुवान युलान की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। लू बुपिंग शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक का पोता था। जब गुवान युलान छोटी थी तब उसने शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में भी प्रवेश किया था। हालांकि उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी वे एक साथ बड़े हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू बुपिंग उसे मारना चाहेगा, लेकिन यह वाजिब भी था। यहाँ तक कि अगर वे भाई थे तो वे सबसे अधिक संभावना एक राक्षसी जानवर के आंतरिक कोर के कारण दुश्मन बन जाएंगे। गुवान युलान ने भी ठंडी हवा का झोंका चूसा। जब वह बोलने ही वाली थी तो उसका खून अचानक बढ़ गया और वह एक और खून उगलने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि लू बुपिंग के स्लैश को ये हुआन ने तितर बितर कर दिया था, लेकिन इसके पीछे की सेना ने भी उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आह, तुम मर नहीं सकते। यदि तुम मरोगे तो लोग सोचेंगे कि मैंने ये हुआन तुम्हें मार डाला। ये हुआन ने अनिच्छा से 100 फ्लावर ड्यू की एक बोतल का आदान प्रदान किया और उसे सौंप दिया। गुवान युलान ने सावधानी से ये हुआन की ओर देखा। इस समय उसे अचानक याद आया कि उसने अपनी चीजें गुफा में छोड़ दी होंगी। वह अपने हथियार भी बाहर नहीं लाए। चिंता मत करो, ये अछूत जैसा कुछ नहीं है। अन्यथा आपकी चोटों के कारण मुझे डर है कि आप बिखरते बादल संप्रदाय तक नहीं पहुंच पाएंगे और आधे रास्ते में ही मर जाएंगे। ये हुआन ने 100 फ्लावर ड्यू को सौंप दिया। उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया था क्योंकि 100 फ्लावर ड्यू की यह बोतल एक डिवोर पॉइंट के लायक थी। बहुत कीमती था। हालांकि अब वह एक टाइकून था जिसके शरीर में 500 डिवोर पॉइंट थे। उन्हें केवल एक डिवोर पॉइंट की परवाह नहीं थी। गुवान युलान ने मना नहीं किया। हालांकि वह ये हुआन से थोड़ी नफरत करती थी, फिर भी वह सोचती थी कि उसका चरित्र अच्छा है। 100 फ्लावर ड्यू की बोतल खोलने के बाद एक सुगंधित सुगंध ने तुरंत उसकी नाक पर हमला कर दिया। उसने अपने चेरी होंठ खोले और एक घूंट में 100 फ्लावर ड्यू की पूरी बोतल पी ली। कुछ ही समय बाद 100 फ्लावर ड्यू एक गर्म आभा में बदल गई जिसने उसके आंतरिक अंगों का पोषण और मरम्मत की। गुवान युलान हैरान रह गई क्योंकि 100 फ्लावर ड्यू का प्रभाव उसकी कल्पना से परे था। बस कुछ ही सांसों में उसके शरीर में दर्द गायब हो गया और उसकी चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। ये हुआन ने कहा, यदि आप इसे पीते हैं तो आपको आधे दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। यह क्या है? गुवान युलान पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ये हुआन ने उत्तर दिया, 100 फूलों की ओस। ये कुछ ऐसा है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इससे पहले उन्होंने पूरे मेडिसिन रिफाइनरी हॉल को ब्राउज किया था और अंदर की उपचार दवाएं अधिकतम कुछ लाख टन चांदी की थीं। इसके अलावा प्रभाव 100 फ्लावर्स ड्यू की तुलना में बहुत कम था। कहाँ से मिला? गुवान युलान ने फिर पूछा। हालांकि उसे पहले भी जहर दिया गया था। जागने के बाद उसने पाया कि ये हुआन के पास कुछ भी नहीं था। हालांकि वह अचानक चिकित्सा दवा की इतनी कीमती बोतल निकालने में सक्षम था। उसने ये कैसे किया? आप बहुत परेशान करने वाले हैं। यदि आप दोबारा पूछें तो इसे थूक दें और मुझे लौटा दें। ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और प्रतिक्रिया व्यक्त की। गुवान युलान ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप खड़ा हो गया। अब आप पर मुझ पर कुछ जिंदगियां बकाया हैं। एक बार गुफा में मैंने तुम्हें एक बार बचाया और एक बार फिर तुम्हारी चोटों को विश्रण करने में तुम्हारी मदद की। भविष्य में उन्हें मुझे लौटाना याद रखें, ये हुआन ने लापरवाही से कहा। शैटरिंग क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर की गोद ली हुई बेटी को असाधारण दर्जा प्राप्त था। यदि भविष्य में बिखरने वाले बादल संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर वापस आ जाता है तो वह उसे बहुत पुरस्कृत करने में सक्षम हो सकता है। ये बेहद अच्छा था। गुवान युलान ने खंडन नहीं किया। दरअसल वह ये हुआन के भी काफी खिलाफ थी। सबसे पहले ये हुआन ने उस पर पहली बार बुरा प्रभाव डाला। दूसरा, ये हुआन ने अभी अभी उसका फायदा उठाया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? सीधे बिखरते बादल संप्रदाय पर लौटें? ये हुआन ने अचानक पूछा। आप अभी भी नीचे जाना चाहते हैं? गुवान युलान दंग रह गया। बेशक नहीं, वहां नीचे एक और भी मजबूत ड्रैगन है। क्या आपको लगता है कि मैं मौत की सजा देने जा रहा हूं? ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अब जब लू बुपिंग और निंगचुवान दोनों मर चुके हैं, निंगचुवान अभी भी ठीक है, लेकिन लू बुपिंग एल्डर लू के पोते हैं। यदि वह जानता है कि लू बुपिंग मर चुका है तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होगा। जब वह समय आएगा तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? गुवान युलान ने पूछा। ये हुआन ने तुरंत उत्तर दिया, बेशक हम इसे सभी से छिपा देंगे। वापस जाने के बाद हम कहेंगे कि हमने ब्लैकवाटर गढ़ को नष्ट कर दिया और लू बुपिंग और निंगचुवान से अलग हो गए। गुवान युलान ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और पाया कि यह विधि संभव थी। आखिरकार उसे केवल लू बुपिंग द्वारा आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा लू बुपिंग और निंगचुवान निश्चित रूप से ड्रैगन द्वारा निगल लिए जाएंगे। उनकी लाशें भी नहीं मिलेंगी। ये हुआन और गुवान युलान आम सहमति पर पहुंचे। वे जल्दी से ब्लैकवाटर माउंटेन से चले गए और उन्हें रहने के लिए एक सराय मिल गई। अगले दिन गुवान युलान की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। अविश्वसनीय बात यह थी कि उसे इस आपदा से लाभ भी हुआ। इस चोट के साथ वह बेड़ियों से टूट गई और मार्शल पद के 8वें चरण में पहुंच गई। शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटने से पहले उन्होंने ब्लैकवाटर गढ़ के नेता काओहू का सिर भी काट दिया। काओहू का सिर एक मिशन आइटम था। जब वे वापस लौटे तो उन्हें मिशन को पूरा करने के लिए इसे शैटरिंग क्लाउड सेक्ट को सौंपना पड़ा। कुछ दिनों बाद वे बिखरते बादल संप्रदाय में भी लौट आए। हालांकि जिस बात ने शिष्यों को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि ये हुआन और गुवान युलान एक साथ बाहर गए थे। केवल ये हुआन और गुवान युलान ही एक साथ वापस क्यों आए? कुछ गड़बड़ जरूर थी। हालांकि ये हुआन को भीड़ की चकित नजरों की परवाह नहीं थी। ब्लैकवाटर गढ़ के मिशन को पूरा करने के लिए वह सीधे गुवान युलान के साथ प्रशिक्षण हॉल में गए। अरे, क्या तुम चारों ने यह मिशन एक साथ नहीं किया? ये केवल आप दोनों ही क्यों हैं? ट्रेनिंग हॉल के उपयाजक ने आश्चर्य से पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लू और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई निंग प्रशिक्षण के लिए लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में गए। हम नहीं गए, इसलिए पहले वापस आ गए। ये हुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। वह ये नहीं कहेंगे कि लू बुपिंग और निंगचुवान की मृत्यु ब्लैकवाटर पर्वत में हुई थी। और ठीक है, लेकिन ये 7वीं कक्षा का मिशन आपके द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए मिशन का इनाम आपको पहले दिया जाएगा। ट्रेनिंग हॉल के उपयाजक ने सिर हिलाया। उन्होंने काओहू के सिर की तुलना चित्र से की, फिर 100 अंकों के साथ 6 टोकन निकाले।
येहुआन ने 6 टोकन हटा दिए और गुवान युलान के साथ बांस के जंगल में लौट आए। इसे ले लो, अभी हम दोनों ही हैं तो 50-50 हैं। जब कोई पूछे तो उसे फिसलने मत देना। उद्धरण चिन्ह। बांस के जंगल में लौटने के बाद येहुआन ने 3 टोकन फेंके और उसी समय उसे याद दिलाया। हालांकि गुवान युलान को टोकन मिलने के बाद उसने वास्तव में उन्हें वापस फेंक दिया। आप क्या कर रहे हैं? मुझे यह मत बताओ कि आपको लगता है कि आप केवल 300 अंकों के साथ 3 एहसान वापस कर सकते हैं। ले लो, उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने टोकन वापस फेंक दिए और सीधे अपने आंगन में लौट आए। ब्लैकवाटर पर्वत की यह यात्रा भयावह थी लेकिन खतरनाक नहीं थी। इसके अलावा फसल भरपूर थी। पहले गुवान युलान थे, उसके पास भेष बदलकर आशीर्वाद था और वह मार्शल पद के 8वें क्षेत्र में पहुंच गई। सबसे बड़ी फसल वाला स्वाभाविक रूप से येहुआन था। उसने एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार खा लिया था और सीधे मार्शल पद के 8वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था। उसने 400 से अधिक भक्षण अंक भी प्राप्त किए थे। इस समय उसके पास केवल 500 भक्षण बिंदु बचे थे। अयो कितने काले दिल वाले। सबसे सस्ती मध्य श्रेणी की रक्त रेखा 1000 अंक है। ये 500 मिलियन चांदी और 5 मिलियन सोना है। घर में येहुआन के दिल से खून बह रहा था। सबसे सस्ती मध्य श्रेणी की रक्त रेखा वास्तव में विंडचेजिंग लेपर्ड रक्त रेखा की दूसरी श्रेणी थी। यह 1000 भक्षण बिंदुओं के लायक था। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़े समय में इसका आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर वह काफी संतुष्ट था क्योंकि वह फिर से टूटने से थोड़ा ही दूर था। आखिरकार उसने पहले भी एक आध्यात्मिक हथियार खा लिया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर वापस आ गए हैं। मैं उसे एक आश्चर्य दूंगा, शायद वह खुश होगा और मुझे 100 मिलियन देगा। येहुआन उसके दिल में हंसने लगा। शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के मुख्य शिष्य जोंग्यांग 18 साल की उम्र में मार्शल पद के 8वें क्षेत्र के मध्य में पहुंचे। येहुआन केवल 15 वर्ष का था और पहले से ही मार्शल पद के 8वें क्षेत्र के शिखर पर था। थोड़ी देर के बाद वह संभवतः मार्शल पद के 9वें क्षेत्र में पहुंच जाएगा। अगर यह खबर फैलती तो यह निश्चित रूप से बिखरते बादल संप्रदाय का नाम रोशन करती। येहुआन ने अपना घर छोड़ दिया और फिर जोऊ कैंग के आंगन की ओर चला गया। उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले अंदर से एक पुरानी आवाज आई। अंदर आओ। येहुआन हैरान था। जैसा कि बिखरते बादल संप्रदाय के सबसे मजबूत व्यक्ति से अपेक्षा की जाती थी, वह ऐसी बात भी सुन सकता था। वह अंदर गया और उसने जोऊ कैंग को आंगन में बैठकर चाय पीते देखा। येहुआन, मैंने सुना है कि आप लू बुपिंग और अन्य लोगों के साथ एक मिशन करने के लिए बाहर गए थे। ये कैसा था? जोऊ कैंग ने येहुआन की ओर देखा और धीरे से कहा, यह सुचारू रूप से पूरा हुआ। उसी समय मुझे एक अज्ञात गोली भी मिली। अब मैं मार्शल पद के 8वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया हूं। येहुआन ने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और कहा, क्या? इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, जोऊ कैंग तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मार्शल पद के 8वें क्षेत्र का शिखर? हाँ, मैं टूट गया हूँ। येहुआन ने सिर हिलाया और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी जिसे उसने जानबूझकर दबा दिया। जोऊ कैंग ने इसे महसूस किया और निश्चित रूप से यह मार्शल पद के 8वें चरण का शिखर था। इसके अलावा यह बहुत घना था। यह संभवतः मार्शल पद के 9वें चरण से अधिक दूर नहीं था। जीनियस, तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली हो। कुछ ही दिनों में आप वास्तव में मार्शल पद के 8वें चरण के शिखर पर पहुंच गए। आपकी योग्यता पहले ही जोंग्यांग से कहीं आगे निकल चुकी है। स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। लेकिन हाँ, अब आप बिखरते बादल संप्रदाय के मुख्य शिष्य हैं। आधे महीने के समय में शैटरिंग क्लाउड सेक्ट और शैटरिंग स्काई सेक्ट के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। समय आने पर आप निश्चित रूप से बिखरते बादल संप्रदाय को हमारा गुस्सा निकालने में मदद करेंगे। जब तक आप शैटरिंग क्लाउड सेक्ट को जीतने में मदद कर सकते हैं, मैं आपको 30,000 अंक दूंगा। जोऊ कैंग को एहसास हुआ कि उसने इसे लगभग धुंधला कर दिया था और जल्दी से येहुआन का ध्यान भटका दिया। उसका यह मतलब नहीं था। 30,000 अंक। येहुआन की आंखें चमक उठीं। वह कोई छोटी रकम नहीं थी। इस समय उन्होंने अचानक एक समस्या के बारे में सोचा और पूछा, मास्टर, नंबर 1 आंतरिक शिष्य वरिष्ठ भाई जोंग्यांग अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैंने अभी तक उसे चुनौती नहीं दी है। ये सही है, मुझे नहीं पता कि जोंग्यांग कब लौटेंगे। जोऊ कैंग ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन उसने अपने दिल में कहा, जोंग्यांग वापस नहीं आएगा। येहुआन को नंबर 1 आंतरिक शिष्य पद की परवाह नहीं थी। वह बस सभी को यह बताना चाहता था कि वह टूटे हुए बादल संप्रदाय का सबसे मजबूत शिष्य था। ओह ठीक है, मास्टर, दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या है? येहुआन ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें अचानक याद आया कि मिलियन गोल्ड सिटी के यंग मास्टर झांग जियांग ने कहा था कि वह दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा में बदला लेंगे। जोऊ कैंग ने समझाया, 2 संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा टूटे हुए बादल संप्रदाय और स्वर्ग ट्रैकिंग संप्रदाय के बीच एक प्रतियोगिता है। ये हर 2 साल में एक बार होता है। वहीं हमारे पास कुछ दांव भी हैं। जब तक हम जीते हैं, हम दूसरे संप्रदाय के दांव प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मेरा बिखरा हुआ क्लाउड संप्रदाय पहले ही लगातार 5 बार हार चुका है। उद्धरण चिन्ह। दांव। ये सुनकर येहुआन की आंखें फिर चमक उठीं। अब उसके पास सबसे ज्यादा कमी पैसे की थी। स्वर्ग ट्रैकिंग संप्रदाय मेरे टूटे हुए बादल संप्रदाय से कहीं अधिक मजबूत है। इनकी भी कई प्रतिभाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक 18 वर्ष की आयु में 8वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। मुझे नहीं पता कि वह हाल ही में 9वें क्षेत्र में पहुंचा है या नहीं। जोऊ कैंग ने धीरे से कहा, 8वें क्षेत्र का शिखर, TCH, मेरी नज़र में मैं उसे 3 राउंड में हरा सकता हूं। येहुआन को अपने दिल में तिरस्कार महसूस हुआ। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्होंने नहीं सोचा था कि एक ही क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंद्वी होगा। येहुआन, दोनों संप्रदायों के बीच इस प्रतिस्पर्धा में बेहतर होगा कि आप मुझे शर्मिंदा न करें। जोऊ कैंग ने येहुआन को संतुष्टि से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। हाँ मास्टर, येहुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, स्वामी, आपका शिष्य बाधा को तोड़ने वाला है। क्या आपको नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। हालांकि आप अभी टूटे हैं, इसलिए आपको अपनी खेती को मजबूत करना चाहिए। जल्दबाजी बर्बादी करती है। दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा का असर आपकी भविष्य की खेती पर न पड़ने दें। जोऊ कैंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसे। अरे, ऐसा लगता है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा। येहुआन बहुत हैरान था। वह झिझक रहा था कि जोऊ कैंग को रहस्य बताया जाए या नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो जोऊ कैंग निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा और हेवन क्रैकिंग संप्रदाय को कुचल देगा।
हालांकि येहुआन ने इसके बारे में सोचा और इसके बारे में भूलने का फैसला किया। वह जोऊ कैंग से केवल 2 बार मिला था, भले ही जोऊ कैंग उसका स्वामी था। स्वामी, आपका शिष्य पहले अपनी छुट्टी लेगा। येहुआन ने अपनी मूर्ति पकड़ ली और बाहर चला गया। हालांकि उनके जाने के बाद जोऊ कैंग ने आंगन के दरवाजे को देखा और बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा जोंगयांग से अधिक प्रतिभाशाली होगा। टीएसके टीएसके टीएसके। जोंगयांग, निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो येहुआन को दोष दें। उसकी सूरत ने ही तुझे नालायक बना दिया। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करने के बाद वह अचानक हंसे। अल्पविराम। तार्किक रूप से कहें तो जोऊ कैंग येहुआन के गुरु थे। यदि येहुआन ने उसे रहस्य बताया तो यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि येहुआन को लगा कि इसके बारे में भूल जाना बेहतर है। जब भी वह जोऊ कैंग के सामने खड़ा होता उसे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस होता। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जोऊ कैंग बहुत मजबूत था। जोऊ कैंग के घर से निकलने के बाद येहुआन ने बांस के जंगल को छोड़कर घूमने की तैयारी की। हालांकि इस समय एक आकृति अचानक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। यह एक बुजुर्ग है। येहुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसके पास गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, बुजुर्ग ने कहा, तुम येहुआन हो? ये बच्चा सचमुच कुछ है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मामला क्या है बुजुर्ग? येहुआन ने सम्मानपूर्वक अपनी मूर्ति बांध ली। हालांकि उनके पोते को पीटा गया था, लू चिलू बुपिंग के लिए खड़ा नहीं होना चाहता था। आखिरकार युवाओं के बीच संघर्ष को स्वयं ही हल किया जाना चाहिए। ये नाम सुनकर येहुआन का दिल कांप उठा। उसके कांपने का कारण यह नहीं था कि इस बूढ़े व्यक्ति का नाम अजीब था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इस बुजुर्ग का उपनाम लू था। अरे, लू बुपिंग के दादाजी इतनी जल्दी हमें ढूंढने आ गए। येहुआन ने अपने दिल में शाप दिया, फिर सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, वरिष्ठ भाई लू और वरिष्ठ भाई निंग द्वारा ब्लैक वाटर गढ़ को खत्म करने के बाद वे हमसे अलग हो गए। मुझे लगता है कि वे लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में गए थे। लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाएं। लूची चौंक गई और उसने सोचा, क्या ये लड़का सोचता है कि वह आध्यात्मिक हथियार से आध्यात्मिक जानवरों के खिलाफ लड़ सकता है? लानत है। उसने अनुमान लगाया कि लू बुपिंग ने सोचा था कि स्पिरिट हथियार प्राप्त करने के बाद वह काफी मजबूत था, इसलिए उसने गुवान युलान को बाहर कर दिया और निंगचुआन को, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध थे, स्पिरिट जानवरों को मारने के लिए अपने साथ लाया। बुजुर्ग लू, क्या कुछ और है? येहुआन ने शांति से पूछा, लेकिन उसका दिल पहले से ही फट रहा था। क्या मजाक है? अगर मार्शल पद के 10वें चरण में मौजूद एल्डर लू को कुछ पता चल जाता तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ओह, और कुछ नहीं है? क्या गुवान युलान अंदर है? लूची ने फिर पूछा। वरिष्ठ बहन गुवान अंदर है। एल्डर लू, कृपया। येहुआन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि लूची को गुवान युलान से पूछना था। आखिरकार गुवान युलान को आत्मिक जानवरों के बारे में पहले से पता था। कोई जरूरत नहीं, जाओ अपना काम करो। एल्डर लू ने अपना हाथ हिलाया और अकेले अंदर चला गया। येहुआन ने अपनी पीठ की ओर देखा और थोड़ा चिंतित हो गया। उन्हें केवल यह आशा थी कि गुवान युलान कुछ भी प्रकट नहीं करेंगे। बेबस, वह केवल टहलने के लिए बाहर जा सकता था। जब वह वापस आया तो एल्डर लू बांस के जंगल से बाहर चला गया। उनकी अभिव्यक्ति को देखते हुए मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। येहुआन का दिल कांप उठा। वह जल्दी से बांस के जंगल में चला गया और गुवान युलान के निवास की ओर चला गया। गुवान युलान अपने कमरे के बाहर बैठी थी। जब एल्डर लू चला गया तो वह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। आपने खुद को उजागर नहीं किया होगा, है ना? येहुआन तुरंत आगे बढ़ा और पूछा। गुवान युलान ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं। फिर एल्डर लू ऐसा क्यों दिखता है जैसे उसके बट में आग लगी हो? येहुआन ने उस तरीके को याद किया जिस तरह से एल्डर लू 3 चरणों में बांस के जंगल से बाहर निकले थे। जाहिर सी बात थी कि वह उत्तेजित था। येहुआन भी सोच रहा था कि क्या उसे उस समय गुवान युलान को नहीं बचाना चाहिए था। उसने अचानक सोचा कि अगर वह उस दिन एकमात्र जीवित बचा होता तो यह असंभव नहीं होता। लू बुपिंग ने यह खबर केवल निंगचुआन और गुवान युलान को बताई। यदि उन तीनों ने उसे ब्लैकवाटर गढ़ को समतल करने के बाद भेज दिया तो स्वयं आत्मिक जानवरों को मारने चले गए, यह कोई बुरा कारण नहीं था। उसे बस ये दिखावा करना था कि वह कुछ नहीं जानता। हालांकि उसने उसे पहले ही बचा लिया था, इसलिए वह केवल शांत रह सका। गुवान युलान ने शांति से उत्तर दिया, मैंने उसे केवल इतना बताया कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लू स्वयं आत्मा जानवर को मारने गया था। अगर ऐसा है तो मैं पहले चला जाऊंगा, येहुआन ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि गुवान युलान दिखने में बुरी नहीं थी, लेकिन वह इतनी ठंडी थी कि शायद उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, गुवान युलान ने अपना मुंह खोला और कहा, रुको। क्या? येहुआन ने पलटकर पूछा। मुझे आपसे कुछ पूछना है, गुवान युलान ने कहा जब उसकी नज़र सामने की ओर पड़ी। उसने येहुआन को बैठने का इशारा किया। क्या समस्या हो सकती है? येहुआन बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी वह उसके सामने बैठ गया। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ सेकंड के मौन के बाद गुवान युलान ने आखिरकार अपना मुंह खोला और पूछा, अपनी ताकत से आप उस दिन मुझे आसानी से वश में कर सकते थे, आपने क्यों किया? उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। वह जानती थी कि येहुआन को समझना चाहिए था। हालांकि येहुआन का आईक्यू ऊंचा नहीं था, फिर भी वह मूर्ख नहीं था। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आश्चर्य से कहा, मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा फायदा उठाया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इसमें अधिकतम 2 सेकंड ही लगे। जब मैंने तुम्हें दूर धकेल दिया तो तुम मुझ पर टूट पड़े और मुझे चूम लिया। अपनी सजा के आधे रास्ते में येहुआन को गुवान युलान से आने वाली एक ठंडी जानलेवा आभा महसूस हुई। तारांकन सीखे, क्या हमने सिर्फ 3 बार चुंबन नहीं किया? आपने ही इसकी शुरुआत की थी। मैं ही था जिसका फायदा उठाया गया। येहुआन ने अपने दिल में शाप दिया। उसे याद आया कि जब गुवान युलान ने नियंत्रण खो दिया तो उसने न केवल उसे चूमा, बल्कि उसने उसे अपने हाथों से भी छुआ। गुवान युलान का इस विषय पर बने रहने का इरादा नहीं था। हालांकि उस समय वह अजीब स्थिति में थी, फिर भी उसे कुछ महसूस हुआ। बड़ा अजीब सा एहसास था। यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ। वे दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर गुवान युलान ने अपना मुंह खोला और कहा, धन्यवाद। क्या? येहुआन को संदेह था कि उसने गलत सुना है। इस बर्फ ठंडे गुवान युलान ने वास्तव में धन्यवाद शब्द कहा था। क्या ये सपना था? अरे, यह मत सोचो कि धन्यवाद पर्याप्त है। मैंने कुल मिलाकर 4 बार आपकी मदद की। मैंने अभी भी एक की गिनती नहीं की है। आसान लौटाना है तो 10 लाख दे दो, येहुआन ने कहा और जोड़ा, बेशक ये सोना है। उद्धरण चिन्ह। 10 लाख सोने की टेल्स 100 मिलियन चांदी की टेल्स के बराबर थी।
येहुआन के लिए मार्शल पद के 9वें चरण तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त था। गुवान युलान को उम्मीद नहीं थी कि येहुआन इतना अश्लील होगा। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि येहुआन शेर की तरह अपना मुंह खोलेगा और 10 लाख सोने की पूंछ मांगेगा। क्या आप वाकई इसे चाहते हैं? गुवान युलान ने अचानक पूछा। इस सवाल ने येहुआन को भी भ्रमित कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि गुवान युलान वास्तव में 10 लाख सोने की टेल्स निकाल सके? मैं टूटने के महत्वपूर्ण क्षण में हूँ। यदि आप मुझे 10,000 अंक देंगे तो हम सम हो जाएंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? येहुआन ने अचानक एक चालाक अभिव्यक्ति प्रकट की। ब्रेक थ्रू। गुवान युलान चौंक गया। येहुआन 15 साल की उम्र में ही मार्शल पद के 8वें चरण में थे। यदि वह फिर से टूट गया तो क्या वह जोंग यांग जैसा नहीं होगा? इस समय उसने अभी भी सोचा था कि येहुआन मार्शल पद के शुरुआती 8वें चरण में था। बुरा नहीं, ये सौदा उचित है ना? येहुआन ने सिर हिलाया। अच्छा। गुवान युलान भी सीधा था। वह सीधे घर में गई और कुछ टोकन निकाले। कुल 10 टोकन थे और प्रत्येक 1000 अंक का था। अरे, वास्तव में एक है। इस लड़की की कुल संपत्ति कितनी है? येहुआन मौत से नहीं डरा था। बहुत से लोग बिखरते बादल संप्रदाय से 10,000 अंक नहीं निकाल सके। हालांकि उन्हें अचानक याद आया कि गुवान युलान शैटरिंग क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर की गोदली हुई बेटी थी। बिखरते बादल संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर कौन था? एक सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ। पूरा बिखरता बादल संप्रदाय उसका था। उसने गुवान युलान के लिए खेती के बहुत सारे संसाधन छोड़े होंगे। अरे, मैं बहुत दयालु था। कीमत फिर से बहुत कम थी। येहुआन को बहुत पछतावा हुआ। वह वाइस सेक्ट मास्टर के शिष्य थे और उन्हें हर महीने 2000 अंक मिलते थे। गुवान युलान शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में पले बड़े। उसकी कुल संपत्ति शायद किसी और से अधिक थी। डरावना। अगर वह चीजें लेने के लिए अल्कमी हॉल जाती तो वह निश्चित रूप से अल्कमी हॉल को दिवालिया बना देती। लेकिन कुल मिलाकर येहुआन के पास अंततः स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन थे। जब तक वह मार्शल पद के 9वें चरण में प्रवेश करेगा उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। किसी को पता होना चाहिए कि मार्शल पद का 9वां चरण शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय का शिक्षक बनने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि 1000 गोल्ड सिटी का सिटी लॉर्ड भी मार्शल पद के 9वें चरण में ही था। हम सम हैं, गुवान युलान ने कहा। हम सम हैं, हम सम हैं। येहुआन इतना उत्साहित था कि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को दबाना भूल गया। गुवान युलान को आध्यात्मिक ऊर्जा में भारी उतार चढ़ाव महसूस हुआ और वह इतनी डरी हुई थी कि वह 3 कदम पीछे चली गई। उसने आश्चर्य से येहुआन की ओर देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। क्या आप तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं एक साथ 2 चरणों से गुजरा। क्या आप ईर्ष्या करते हैं? येहुआन ने अचानक एक मनहूस आभा प्रकट की। गुवान युलान ने कभी किसी को एक साथ 2 चरणों से गुजरने के बारे में नहीं सुना था। हालांकि वह ये भी जानती थी कि स्वर्गीय दाव अप्रत्याशित था और कुछ भी संभव था। मैं तुमसे अलग हूँ। गुवान युलान ने सूंघा और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अलग? येहुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। दूसरों की नज़र में वह गोलियां खाकर टूट गया जबकि गुवान युलान अकेले ही टूट गया। अन्यथा वह मार्शल पद के 8वें चरण के मध्य या मार्शल पद के 8वें चरण के शिखर या यहाँ तक कि मार्शल पद के 9वें चरण तक पहुंच जाती। इससे येहुआन को आश्चर्य हुआ कि गुवान युलान के पास कितनी संपत्ति थी। क्या उसके लिए मार्शल पद के 10वें चरण तक पहुंचना पर्याप्त होगा? लेकिन अंत में ये चीजें गुवान युलान की थीं और उनसे कोई लेना देना नहीं था। अचानक येहुआन के दिल में एक योजना आ गई। क्या उसे गुवान युलान की सारी चीजें गुप्त रूप से चुराने का समय मिलना चाहिए? उसकी ताकत आसमान छूने के बाद वह पैसे कमाकर लौटा देता था। अधिक से अधिक वह थोड़ा सा ब्याज जोड़ देगा। हे। येहुआन हंसने से खुद को नहीं रोक सका। आप किस बात पर हंस रहे हैं? गुवान युलान बहुत हैरान था। येहुआन उसकी बातें सुनकर बिना किसी कारण के क्यों हंसा? कुछ नहीं वरिष्ठ गुवान, अलविदा। येहुआन का चेहरा सख्त हो गया। कहकर वो पलट के चल दिए। अब जब उसने ये अंक प्राप्त कर लिए थे तो उसे जल्दी से उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से बदलना पड़ा। हालांकि येहुआन के चले जाने के बाद गुवान युलान ने उसकी पीठ को देखा और फिर से गहरे विचार में पड़ गया। येहुआन के बांस के जंगल में गायब हो जाने के बाद भी वह उसे घूरती रही। अल्पविराम। टीएस 2 मिलियन मूल्य के 1000 साल पुराने ब्लड जिनसेन के 50 डंठलों के लिए शैटरिंग क्लाउड सेक्ट के 10,000 अंकों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इस तरह मैं मार्शल पद के 9वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। एक 15 वर्षीय गुरु स्तर की प्रतिभा निश्चित रूप से बिखरते बादल संप्रदाय को मौत के घाट उतार देगी। येहुआन ने मन में सोचा और सीधे अल्कमी हॉल में चला गया। हालांकि अल्कमी हॉल स्टॉक से बाहर था। उनके पास कुछ और चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। येहुआन ने इस वस्तु को खाने का विकल्प नहीं चुना जिसकी कीमत लगभग 100 मिलियन टन चांदी थी। इसके बजाय उसने इसे अपने डिवोर स्पेस में संग्रहित किया। केवल एक विचार से वह तुरंत डिवोर स्पेस में कुछ भी खा सकता था। इस तरह वह सीधे मार्शल पद के 9वें चरण में पहुंच सकता था। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसे अपनी ताकत छिपाने की जरूरत महसूस हुई। हमेशा उसकी ताकत का खुलासा करना अच्छा नहीं था। अगला मुकाबला शैटरिंग क्लाउड सेक्ट और शैटरिंग स्काई सेक्ट के बीच था। उन्होंने महसूस किया कि मार्शल पाथ का उनका चरम 8वां स्तर 100 बीस्ट ब्लडलाइन और विंड सीकिंग लेपर्ड ब्लडलाइन के साथ मिलकर शैटरिंग स्काई संप्रदाय को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। यह आधा महीना जल्दी बीत गया। इस आधे महीने में येहुआन ने भी अपने बड़े होने के लिए एक रास्ता तय कर लिया था। ताकत सभी युक्तियों को हरा सकती है। ताकत और गति वे रास्ते थे जिनका वह पीछा कर रहा था। वह सीधे शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में गया और रैंक 9 मार्शल तकनीक की एक प्रति निकाली। फिर उन्होंने इसे डिवोर सिस्टम में संग्रहित किया। यदि भविष्य में कोई आवश्यकता होती तो वह इसे सीखने के लिए केवल डिवोर पॉइंट्स का उपयोग कर सकता था। आज शैटरिंग क्लाउड सेक्ट और शैटरिंग स्काई सेक्ट के बीच प्रतिस्पर्धा का दिन था। बाद में शैटरिंग क्लाउड सेक्ट की टीम शैटरिंग क्लाउड सेक्ट में आएगी। चूंकि शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय लगातार 5 बार हारा था, प्रतियोगिता का स्थान वह संप्रदाय था जो पिछली प्रतियोगिता में हारा था। जूनियर ब्रदर ये जल्दी से बाहर आओ। शैटरिंग स्काई संप्रदाय की टीम यहाँ है। हमें जाकर उनका स्वागत करने की जरूरत है। येहुआन अभी भी अपने आंगन में मार्शल आर्ट सीख रहा था जब आंगन के बाहर से एक आवाज आई। यह आंतरिक संप्रदाय में दूसरा हो युआन था। पागल। येहुआन ने आंगन का दरवाजा खोला और कहा, वरिष्ठ भाई हो, ये सिर्फ शैटरिंग स्काई संप्रदाय की टीम है। ऐसा नहीं है कि सम्राट आ रहा है। क्या बड़ी बात है? नहीं, हर बार जब चकनाचूर आकाश संप्रदाय आता है तो सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को उपस्थित रहना पड़ता है। ये है नियम। जूनियर भाई, जल्दी मेरे साथ आओ। हो युआन ने येहुआन को बांस के जंगल से बाहर खींच लिया और बिखरते बादल संप्रदाय के पहाड़ी द्वार तक चला गया।
इस समय पहाड़ के फाटक के सामने अनगिनत चेले, डीकन, गुरु और प्राचीन इकट्ठे हो गए थे। यहाँ तक कि उप संप्रदाय नेता जू कैंग भी आ चुके थे। वह यहाँ है, ये हुआन यहाँ है। मैंने सुना है कि वह इस बार दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख करेंगे। टीएस, इस लड़के ने केवल अमृत खाया। प्रतियोगिता की देखरेख के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई जोंगयांग अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे किसी चीज़ से देरी हुई हो? ये सही है, यदि वरिष्ठ भाई जोंगयांग वापस आते हैं तो वह निश्चित रूप से मार्शल पद के 8वें चरण के चरम पर होंगे। कौन जानता है, वह हमारे बिखरते बादल संप्रदाय को जीत दिलाने में सक्षम हो सकता है। ये हुआन का नाम शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में व्यापक रूप से फैला हुआ था। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थोड़े बेहतर थे, लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्य नहीं जानते थे कि एहसानों की सराहना कैसे की जाए। उन सभी ने सोचा कि ये हुआन के कार्य बहुत अतिरंजित थे। मार्शल पद के 8वें चरण तक पहुंचने के लिए अमृत खाने वाला कोई व्यक्ति हुआन और अन्य दो को कैसे हरा सकता है? ये स्पष्ट रूप से एक अफवाह थी। ये हुआन के आने के बाद वह जोहू कैंग के पास गए और सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। इस समय शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग पहले ही जोहू कैंग के आसपास एकत्र हो चुके थे। इन बुजुर्गों और गुवान यूलान के शिष्य भी थे। पिछली बार शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटने के बाद ये हुआन पूरे दिन अपने आंगन में रहे, इसलिए ये पहली बार था जब वह और गुवान यूलान आधे महीने में मिले। ये हुआन आज्ञाकारी रूप से जोहू कैंग के पास खड़ा था। फिर उसने जानबूझकर चारों ओर देखा और पाया कि लू बुपिंग के दादा एल्डर लूची आसपास नहीं थे। ये लूची लू बुपिंग की तलाश में गई थी और अभी तक वापस नहीं आए हैं। हो सकता है कि उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा हो। ये हुआन ने अपने दिल में सोचा। ब्लैकवाटर झील के तल पर दो आध्यात्मिक जानवर थे और लूची केवल 10वें चरण के मार्शल पाथ कृषक थे। यदि उसने नीचे जाने का साहस किया तो वह निश्चित रूप से 2 हॉर्न फ्लड ड्रैगन द्वारा निगल लिया जाएगा। यदि ऐसा था तो ये हुआन को राहत मिली थी। ये हुआन की नज़र पास में मौजूद गुवान यूलान पर पड़ी। हालांकि संयोग से गुवान यूलान भी उसे देख रहा था। उनकी निगाहें एक ही समय में मिलीं। वे दोनों दंग रह गए। फिर गुवान यूलान ने तुरंत अपनी नज़रें फेर लीं। हालांकि उसके छोटे चेहरे पर जल्दी ही एक ब्लश दिखाई दिया। अरे क्या हो रहा है? वह शर्मा क्यों रही है? ये हुआन समझ नहीं पाया। उन्होंने बस एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन गुवान यूलान वास्तव में शर्मा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली घटना के बाद गुवान यूलान को उससे प्यार हो गया हो? हु युआन, जो ये हुआन के बगल में था, ने इस पर ध्यान दिया। उसने तुरंत ये हुआन को धक्का दिया और कहा, तुम सचमुच कुछ हो। आप यहाँ केवल आधे महीने के लिए आए हैं और आप पहले ही जूनियर सिस्टर गुवान के साथ जुड़ चुके हैं। आप कई लोगों का दिल तोड़ने जा रहे हैं। आपका क्या मतलब है हुकअप? ये हुआन ने धीरे से पूछा। जूनियर सिस्टर गुवान आपके आने के बाद से पहले ही आपको 5 बार देख चुकी हैं। आपकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि आपने उसके साथ संबंध नहीं बनाए हैं? हु युआन ने कहा। उनके शब्दों ने ये हुआन को स्तब्ध कर दिया। पवित्र शतारान कंती, आपकी दृष्टि अच्छी है, लेकिन फिर 5 बार बहुत ज्यादा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की सचमुच उसके प्यार में पड़ गई हो? इस लड़की की सोच शायद बहुत रूढ़िवादी है। ये सिर्फ 3 चुंबन है। ऐसा नहीं है कि वह गर्भवती हो जाएगी। ये हुआन ने सोचा। उसने केवल ये सोचा कि गुवान यूलान का असामान्य व्यवहार इसलिए था क्योंकि वह अभी भी पिछली दुर्घटना के बारे में सोच रही थी। इसी समय पहाड़ की तलहटी से अचानक एक जयकार आए। ये हुआन ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और लोगों के एक समूह को पहाड़ी सीढ़ियों से ऊपर चलते देखा। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय यहाँ था। जूनियर ब्रदर ये, सीनियर ब्रदर जोंगयांग इस बार वापस नहीं आए। हमारा स्काई क्रैकिंग संप्रदाय आप पर भरोसा कर रहा है। मैंने सुना है कि पिछले कुछ सत्रों में हमारे स्काई क्रैकिंग संप्रदाय को स्काई क्रैकिंग संप्रदाय द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। एक भी शिष्य उन्हें नहीं पीट सकता था। हु युआन अचानक ये हुआन से फुसफुसाया। एक भी मैच नहीं जीता। ये सुनकर ये जुबान चौंक गया। ये बहुत नकली था। वे न केवल लगातार 5 बार हारे, बल्कि एक भी मैच नहीं जीत सके। ये बहुत अनुचित था। फिर दोनों संप्रदाय कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं? ये हुआन ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, हर बार अलग होता है। इसका निर्णय संप्रदाय के नेताओं और बुजुर्गों द्वारा मौके पर ही किया जाता है। हु युआन ने अपना सिर हिलाया। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय का समूह बहुत तेज था। जल्द ही वे स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के पहाड़ी द्वार पर पहुंचे। ये हुआन ने ध्यान से देखा। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के कुल 5 बुजुर्ग और 10 से अधिक शिष्य थे। नेता को स्काई क्रैकिंग संप्रदाय का उप संप्रदाय नेता कहा जाता था। ओह, झांग जियांग भी यहाँ है। ऐसा लगता है जैसे वह बदला लेने के लिए यहाँ है। ये हुआन को स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के समूह में एक परिचित व्यक्ति मिला। ये सोने के शहर के युवा मास्टर झांग जियांग थे। झांग जियांग ने भी ये हुआन को देखा था और उसकी आंखों में एक भयानक चमक दिखाई दी थी। टीएस, मैं पिछली बार तुमसे बकवास दूर करने में सक्षम था। इस बार मैं भी ऐसा ही करूंगा। ये हुआन ने अपने दिल में ठंडक से खर्राटे लिए। फिर उन्होंने अपना ध्यान स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के अन्य शिष्यों की ओर लगाया। क्योंकि वह बहुत दूर था, वह इन लोगों की ताकत को महसूस नहीं कर सका। हालांकि एक व्यक्ति था जिसने उसे एक बुरा एहसास दिया। यह एक युवा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। क्या ये स्काई शैटरिंग संप्रदाय का तुरुप का पत्ता है? मुझे डर है कि वह पहले ही मार्शल पाथ की 9वीं रैंक तक पहुंच चुका है। ये हुआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। हालांकि उन्होंने दूसरे पक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया, लेकिन उनका अंतर्ज्ञान काफी सटीक था। इस समय मुस्कुराते हुए युवक ने अचानक अपना सिर घुमाया और ये हुआन से आंखें बंद कर लीं। ये बहुत ठंडा है। उसके साथ आंखें बंद करने के बाद मेरी पीठ ठंडी है। एक नज़र और मैं बता सकता हूं कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मुस्कान के पीछे चाकू छुपाता है। ये हुआन सिर से पैर तक काम गया और उसने युवाओं की ओर नहीं देखा। उसे लगा कि यह जवानी थोड़ी अजीब है। उसके बारे में एक अवर्णनीय बुराई थी। दोनों पक्षों ने खुशियों का आदान प्रदान किया। फिर जोहू कैंग ने कुछ आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को दूसरे पक्ष का मनोरंजन करने और उन्हें चारों ओर दिखाने का आदेश दिया। हालांकि ये हुआन को उसके द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। ये हुआन स्काई क्रैकिंग संप्रदाय का तुरुप का पत्ता था। वो खुद को इस तरह बेनकाब नहीं कर पाए। इसके अलावा ये हुआन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा था। जब तक वह खुद को उजागर नहीं करता, तब तक मार्शल पद की 10वीं रैंक का एक मार्शल कलाकार भी अपने वास्तविक क्षेत्र की खोज नहीं कर पाएगा। अधिक से अधिक वे ये बताने में सक्षम होंगे कि वह मार्शल पद की 8वीं रैंक में था। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के लोगों को भोज में आमंत्रित किया गया था। जहां तक ये हुआन की बात है, वह अकेले बांस के जंगल में लौट आया।
दोपहर में दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होने से पहले कोई येहुआन को सूचित करने आया। हालांकि येहुआन को आश्चर्य इस बात से हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसे फोन किया था वह कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी गुवान यूलान था। जब येहुआन ने अपने आंगन का दरवाजा खोला तो वह चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? गुवान यूलान दरवाजे के बाहर खड़ा था, थोड़ा असहज लग रहा था। उसने येहुआन की ओर देखा और कहा, आपको बाद में दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा में फैन यू से सावधान रहना होगा। ये व्यक्ति शातिर और निर्दयी है। पिछली प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने एक वरिष्ठ भाई की मेरिडियन तोड़ दी थी। क्या? येहुआन स्तब्ध रह गया। फैन यू, ये पहली बार था जब उसने इस नाम के बारे में सुना था। हालांकि अपने दिमाग में उन्होंने इस नाम को मुस्कुराते हुए युवाओं के साथ जोड़ा जिन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे चाकू छुपाया था। ये फैन यू स्काई क्रैकिंग संप्रदाय का तुरुप का पत्ता होना चाहिए और वह स्काई क्रैकिंग संप्रदाय का तुरुप का पत्ता था। इसलिए दोनों पक्ष निश्चित रूप से मिलेंगे। ओह, अनुस्मारक के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन गुवान। येहुआन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। हालांकि अगले ही पल गुवान यूलान की बातों ने उसे लगभग अपनी जीभ काटने पर मजबूर कर दिया। बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ, गुवान यूलान ने लाल चेहरे के साथ कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है। चलो चलें। इस बार येहुआन पुष्टि कर सकता है कि गुवान यूलान की उसमें रुचि थी। वह 1 महीने से स्काई क्रैकिंग संप्रदाय में था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसने उसे उसके नाम से बुलाने की हिम्मत की हो। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय में लौटने से पहले गुवान यूलान मार्शल पद के 8वें स्तर तक टूट गया था। फिर उसने 3रे स्थान पर रहने वाली आंतरिक शिष्या को हरा दिया था। अब ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्होंने उसे जूनियर सिस्टर कहने की हिम्मत की। केवल उप संप्रदाय नेता जोऊ कैंग और अन्य पुरानी पीढ़ी ही उन्हें यूलान कहती थी। वाह, सुंदर होना एक आशीर्वाद है। मैं जहां भी जाऊंगा ऐसे लोग होंगे जो मुझे पसंद करेंगे। येहुआन बहुत खुश हुआ। ज़ूकिंग किंग उसके लिए बहुत छोटा था। हालांकि गुवान यूलान इस साल पहले से ही 17 साल के थे। नए साल के बाद वह 18 साल की हो जाएंगी। इस उम्र की लड़कियां बुरी नहीं थीं। कल्पना करते समय येहुआन और गुवान यूलान स्काई क्रैकिंग सेक्ट के मार्शल ट्रेनिंग फील्ड में पहुंचे। प्रवेश करते ही वे ध्यान का केंद्र बन गए। गुवान यूलान शर्मा गया और येहुआन के साथ अंदर चला गया। यदि जोऊ कैंग का आदेश नहीं होता तो गुवान यूलान ने शायद येहुआन को नहीं बुलाया होता। हालांकि ये शर्मनाक था। आज के बाद पूरा स्काई क्रैकिंग संप्रदाय इस बात पर चर्चा कर रहा होगा कि क्या येहुआन ने गुवान यूलान को जीत लिया है, क्योंकि वह अनुकूल स्थिति में था। येहुआन मार्शल ट्रेनिंग फील्ड में आए और जोऊ कैंग के पक्ष में चले गए। उसने धीरे से कहा, मास्टर जी। जोऊ कैंग के बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। ये स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता ली हाओडान थे। संप्रदाय नेता ली, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह मेरा नया शिष्य है, येहुआन। जोऊ कैंग ने उन्हें ली हाओडान से मिलवाया। ओह, ली हाओडान ने आश्चर्य से येहुआन की ओर देखा। उन्होंने तिरस्कार के साथ कहा, वह बहुत छोटा है। ऐसा लगता है कि उनकी एप्टीट्यूड भी अच्छी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह फैन यू से तुलना करता है। येहुआन इस साल 15 साल के हैं। वह पहले से ही 8वें क्षेत्र के शिखर पर है, जोऊ कैंग ने जोड़ा। ली हाओडान की अभिव्यक्ति बदल गई। संप्रदाय नेता जोऊ वास्तव में भाग्यशाली हैं। मुझे डर है कि उसकी योग्यता लगभग फैन यू के बराबर है। तुम मेरी चापलूसी करो। मुझे डर है कि आपके संप्रदाय का फैन यू पहले से ही 9वें दायरे में है ना? जोऊ कैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है। फैन यू आधे साल पहले 9वें क्षेत्र में पहुंचे। ली हाओडान ने सिर हिलाया। जोऊ कैंग और ली हाओडान के बीच बातचीत सुनकर येहुआन को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उनके नामों में कुछ भी गलत नहीं था, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ये बताने में सक्षम होगा कि उनकी बातचीत में कुछ गलत था। येहुआन, पहले यूलैन के साथ बैठो, जोऊ कैंग ने उन दोनों से कहा। हाँ मास्टर। ये सुनकर येहुआन ने सिर हिलाया। फिर वह ज़्यादा दूर नहीं बैठा जबकि गुवान यूलान उसके पास बैठा। गुवान यूलान, क्या मास्टर और स्काई शैटरिंग संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता के बीच कोई संघर्ष है? बैठने के बाद येहुआन पूछे बिना नहीं रह सका। वह केवल 1 महीने के लिए बिखरने वाले बादल संप्रदाय में था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। हालांकि गुवान यूलान शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में पली बड़ी, इसलिए वह निश्चित रूप से जानती थी। वह उप संप्रदाय नेता के शिष्य हैं। उनके मेरिडियन को फैन यू ने तोड़ दिया था। गुवान यूलान ने लाल चेहरे के साथ कहा, एक छोटी लड़की की तरह लग रहा है। आसपास के शिष्य दंग रह गए। मैं देख रहा हूँ, येहुआन ने सिर हिलाया। अब उन्हें समझ में आया कि दोनों संप्रदायों के उप संप्रदाय के नेता एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी खतरनाक है। हालांकि न्यायाधीश के रूप में 2 बुजुर्ग थे, फिर भी कुछ दुर्घटनाएं हुई। फैन यू ने 16 वर्ष की उम्र में प्रतियोगिता में भाग लिया था। 2 साल बाद वह केवल मार्शल पद के 9वें क्षेत्र में था। उनकी प्रतिभा उतनी महान नहीं है। चूंकि यही मामला है, मैं अपने वरिष्ठ भाई का बदला लूंगा। मैं फैन यू के मेरिडियन को भी तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। चूंकि उसे भुगतान किया गया था, इसलिए वह उसकी मदद करेगा। आखिरकार वह जोऊ कैंग का एकमात्र शिष्य था। उन्हें हर महीने 2000 अंक मिलते थे। स्वाभाविक रूप से उसे जोऊ कैंग का बोझ साझा करना पड़ा। हालांकि जोऊ कैंग झिझक रहा था। वह नहीं चाहता था कि येहुआन लड़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मार्शल पद के 9वें क्षेत्र में प्रवेश करेगा। ऐसा लगता है कि मुझे अधिक सावधान रहना होगा। मेरे लिए सच्चे आत्मा क्षेत्र का बीज ढूंढना आसान नहीं था। मैं उसे यूं ही मरने नहीं दे सकता। अब जब मेरा समय लगभग समाप्त हो गया है तो मुझे सतर्क रहना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। उद्धरण चिन्ह। ये जोऊ कैंग का विचार था। सतह पर वह बिखरने वाले बादल संप्रदाय के वाइस सेक्ट मास्टर थे, लेकिन उनकी पीठ के पीछे उनके पास वास्तव में कुछ अज्ञात योजनाएं थीं। इस साजिश का लक्ष्य मूल रूप से जोऊ ज्ञान था, लेकिन अब ये येहुआन था। हालांकि येहुआन अपने आसपास छिपे खतरे से पूरी तरह अनजान था। येहुआन के आने से पहले शैटरिंग क्लाउड सेक्ट और शैटरिंग स्काई सेक्ट के 2 वाइस सेक्ट मास्टर्स पहले ही इस प्रतियोगिता की सामग्री पर चर्चा कर चुके थे। उसके बाद ली हाओडान खड़े हुए और प्रतियोगिता की सामग्री को समझाना शुरू किया। कुल मिलाकर 5 मैच थे, लेकिन ये 3 में से सर्वश्रेष्ठ प्रणाली नहीं थी। इन 5 मैचों के लिए उन्हें पहले से 5वें का क्रम तय करने के लिए लॉटरी निकालनी पड़ी। फिर दोनों पक्षों में से नंबर 1 लड़ना शुरू कर देगा। हालांकि जीतने वाला पक्ष लड़ना जारी रखना चुन सकता है। 5 मैच हारने वाली टीम को हारा हुआ माना जाएगा। सीधे शब्दों में कहें, जब तक नंबर 1 काफी मजबूत था, वह लगातार 5 लड़ाइयां लड़ सकता था।
यहाँ रास्ते में गुवान युलान ने ये हुआन से कहा था कि इस बार युद्ध का क्रम आंतरिक शिष्यों का आदेश था। हालांकि ये हुआन के पास कोई रैंकिंग नहीं थी, जोंगयांग अभी तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए जोंगयांग की जगह ले ली। ये हुआन, तुम बहुत कुछ खींचोगे। इस समय झोउ कैंग अचानक चिल्लाया। ये सुनकर ये हुआन वहां से चला गया और अपने हाथ में बांस की नली से बांस की छड़ी निकाली। जू होंग, ये कौन है? जब ये हुआन ने बांस की छड़ी पर नाम देखा तो वह दंग रह गया। ऐसा लगता है कि उसने इस नाम के बारे में नहीं सुना है। आप दूसरी तरफ का क्रम बना रहे हैं, गुवान युलान फुसफुसाए। और ठीक है, ये हुआन ने बांस की छड़ी झोउ कैंग को सौंपी, फिर 3 और छड़ें निकाली। वे सभी ऐसे नाम थे जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। इसका मतलब ये हुआ कि शटरिंग स्काई संप्रदाय का तुरुप का पत्ता फैन यू 5वें स्थान पर था। हाँ, तुम भाग्यशाली हो। यदि फैन यू सबसे पहले लड़ता तो आप लगातार 5 लड़ाइयां हार जाते। नहीं, लगातार 6 लड़ाइयां। ली हाओडांग अचानक हंसे। लगातार 5 हार से तात्पर्य सभी 5 मैच हारने से है। हालांकि यदि वे इस बार हार गए तो शटरिंग क्लाउड संप्रदाय लगातार 6 लड़ाइयां हार गया होगा। झोउ कैंग का चेहरा हिल गया। वह ठिठुर कर सूंघा और कुछ नहीं बोला। इसके बाद बिखरते बादल संप्रदाय का क्रम तय करने की बारी ली हाओडांग की थी। हो युआन, डिंगलोंग, सुशेंग, गुवान युलान, ये हुआन। ली हाओडांग ने एक एक करके नाम पढ़े। संयोग से ट्रम्प कार्ड ये हुआन फैन यू की तरह 5वें स्थान पर था। जैसे दोनों पक्षों का आदेश तय किया गया था। झोउ कैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी शिथिल हो गई, लेकिन वह अभी भी बहुत गंभीर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह देख सकता था कि फैन यू के अलावा शटरिंग स्काई सेक्ट में एक और मध्य चरण 8वां रियल मार्शल कलाकार था। दूसरी ओर ये हुआन के अलावा केवल 4 प्रारंभिक चरण के 8वें क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। अगर वे जीतना चाहते थे तो उन्हें इस आखिरी लड़ाई पर भरोसा करना था। इसके बाद झोउ कैंग ने युद्ध के नियमों और व्यवस्था की घोषणा करने के लिए किसी को भेजा। फिर उसने ध्यान से ये हुआन और अन्य 4 को याद दिलाया। ये हुआन, ऐसा लगता है जैसे आप फैन यू से लड़ने जा रहे हैं। हालांकि आपको बहुत सावधान रहना होगा। फैन यू बहुत कुशल है। जीत और हार आम बात है। झोउ कैंग ने ये हुआन को याद दिलाया। मास्टर, मैं समझता हूँ। ये हुआन ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि फैन यू पहले से ही मार्शल पद के 9वें क्षेत्र में था। इसके अलावा उन्होंने एक बार झोउ कैंग के शिष्यों में से एक के मेरिडियन को तोड़ दिया था। वह बेहद शातिर था। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ तुच्छ व्यवहार किया जाए। हालांकि उम्र और दायरे के मामले में उनकी तुलना फैन यू से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनकी काया निश्चित रूप से फैन यू से कहीं बेहतर थी। उनका मानना था कि उनके पास इस लड़ाई को जीतने का एक उच्च मौका था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में लगभग 1000 शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के शिष्य एकत्र हुए थे। वहां बाहरी शिष्य, आंतरिक शिष्य और यहाँ तक कि गुरु और बुजुर्ग भी थे। ये हुआन पहली बार इतने सारे लोगों के सामने लड़ रहा था। अगर वह इन लोगों के दिलों में खुद को आंतरिक संप्रदाय के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में स्थापित करना चाहता था तो उसे ये लड़ाई जीतनी थी। मुझे इस बार जीतना है। इस तरह मैं 30,000 रन प्राप्त कर सकता हूँ और इसका उपयोग मार्शल पद के मध्य चरण के 9वें क्षेत्र में पहुंचने के लिए कर सकता हूँ। ये हुआन ने गुप्त रूप से अपने बारे में सोचा। बिखरता बादल संप्रदाय वास्तव में उसके लिए सिर्फ एक स्प्रिंग बोर्ड था। भविष्य में उनका मंच यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, इसलिए वह केवल कुछ समय के लिए बिखरते बादल संप्रदाय में रहेगा। समय आने पर वह चला जाता। दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा अब शुरू होती है। जैसे ही वह सोच में डूबा हुआ था, कोई अचानक रिंग में आया और चिल्लाया। ये हुआन की आंखें सिकुड़ गईं। वह ये जानकर हैरान रह गया कि प्रतियोगिता का रेफरी वास्तव में उनका माउंटेन गार्जियन एल्डर था। ऐसा कहा जाता है कि यह माउंटेन गार्जियन एल्डर मार्शल पद के 10वें दायरे के शिखर पर है। वह संप्रदाय में मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर विशेषज्ञ हैं। ये हुआन ने मन में सोचा। फिर उन्होंने रिंग के किनारे तक हो युआन और गुवान युलान का पीछा किया। जहां तक शटरिंग स्काई संप्रदाय का सवाल है, वे रिंग की दूसरी तरफ खड़े थे। दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए दांव 10 मिलियन टन सोने का है। जो 5 राउंड हारेगा वही हारेगा। माउंटेन गार्जियन एल्डर ने चिल्लाना जारी रखा। मार्शल आर्ट क्षेत्र, जो मूल रूप से शांत था, अचानक विस्मयादिबोधक से भर गया। 10 मिलियन टन सोना 1 अरब टन चांदी के बराबर था। दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा का दांव वास्तव में इतना बड़ा था। मास्टर वास्तव में उदार हैं। उसने मुझे एक ही बार में 30 लाख टन सोना दे दिया। ये हुआन ने मन में सोचा। अनजाने में झोउ कैंग के दिल में स्थिति बहुत बढ़ गई थी। इस समय अभिभावक बुजुर्ग अचानक चिल्लाए, पहली लड़ाई क्लाउड सेक्ट के हो युआन बनाम स्काई स्प्लिटिंग सेक्ट के जू होंग को चकनाचूर करना। ये सुनकर ये हुआन ने अपनी मुठ्ठियां हो युआन की ओर पकड़ ली और कहा, वरिष्ठ भाई, अब आपके लिए अपना कौशल दिखाने का समय आ गया है। हाँ, तो मैं पहले जाऊंगा। हो युआन हंसे और मैदान में कूद पड़े। डिंगलोंग और सुशेंग ने भी अजीब अभिव्यक्तियां प्रकट की। हालांकि वे हो युआन के साथ ये हुआन से हार गए थे, फिर भी वे हो युआन की ताकत पर बहुत आश्वस्त थे। गुवान युलान भी वही था, क्योंकि जब ये हुआन घर में छिपा हुआ था तो उसने हो युआन को भी चुनौती दी थी, इसलिए वह हार गई। इसलिए वह आंतरिक संप्रदाय में केवल तीसरे स्थान पर थी, दूसरे स्थान पर नहीं। स्काई स्प्लिटिंग संप्रदाय के जू होंग नाम के शिष्य पहले ही मैदान में कूद चुके थे। वह और हो युआन अभिभावक बुजुर्ग के पास चले गए। हो युआन, जू होंग, दोनों ने अपनी मुठ्ठियां दबा लीं। बगल में अभिभावक बुजुर्ग ने इधर उधर नहीं पीटा और सीधे कहा, 2 नियम हैं। सबसे पहले, आप मौत का कारण नहीं बन सकते। दूसरा, यदि आप अखाड़े से बाहर गिर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। नियम बहुत सरल थे। दोनों ने सिर हिलाया। अगर आप समझते हैं तो शुरू करते हैं, अभिभावक बुजुर्ग ने कहा और पीछे हट गए। हो युआन और जू होंग भी कुछ कदम पीछे हट गए। कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने अचानक हमला कर दिया। तेज गड़गड़ाहट वाला हाथ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हो युआन ने अपने विशेष कौशल 7वीं कक्षा की मार्शल आर्ट अशिंग थंडर हैंड का इस्तेमाल किया। ये वह कदम था जिसका इस्तेमाल उन्होंने ये हुआन के खिलाफ किया था। उसका आक्रमण अत्यंत तेज था। उस समय केवल ये हुआन ही प्रतिक्रिया करने में सक्षम था, इसलिए जू होंग नाम के युवक की छाती में सीधे हथेली से चोट लगी। एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। उसके बाद 2 और दबी हुई आवाजें आईं। जू होंग को एक पल में 3 चालें लगी और फिर वह मैदान से बाहर गिर गए। हो युआन जीत गया। जब अभिभावक बुजुर्ग ने इस वाक्य को चिल्लाया तो पूरे मार्शल आर्ट क्षेत्र में हंगामा मच गया। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ भाई वो आंतरिक संप्रदाय में दूसरे स्थान पर हैं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार डाला।
जू होंग को स्काई स्प्लिटिंग संप्रदाय द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे जाने के लिए उनकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। हालांकि वरिष्ठ भाई वो और भी मजबूत हैं। मेरा बिखरता हुआ बादल संप्रदाय लगातार 5 बार पराजित हुआ है। इस बार हम अंततः चीजों को बदल सकते हैं। मार्शल आर्ट क्षेत्र के सभी शिष्यों ने खुशी मनाई। उसी समय ली हाओडांग, जो स्टैंड के पूर्वी हिस्से में थे, भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि जू होंग की ताकत मजबूत नहीं थी, फिर भी वह एक शिष्य था जिसका स्काई स्प्लिटिंग संप्रदाय द्वारा भारी पोषण किया गया था। उसे तुरंत कैसे मारा जा सकता है? सेक्ट मास्टर ली, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। जो कैंग अच्छे मूड में थे। कभी कभी चेहरा पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिना किसी संदेह के स्काई क्रैकिंग संप्रदाय ने इस बार बहुत चेहरा खो दिया था। हम संप्रदाय नेता जो देखना जारी रखें। ली हाओडांग ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। वास्तव में फैन्यू के अलावा जो लोग 2 सेक्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शैटरिंग क्लाउड सेक्ट में आए थे, वे शैटरिंग क्लाउड सेक्ट की असली ताकत नहीं थे। जू होंग शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के शीर्ष 10 में भी नहीं थे। हालांकि शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के अधिकांश लोग जू होंग को शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक मानते थे। हो युआन की पहली जीत से उनका मनोबल बढ़ा। नियमों के कारण वह अभी भी लड़ना जारी रख सकता है। हो युआन भी बहुत होशियार था। चूंकि वह लड़ना जारी रख सकता था, उसने शुरुआत में अपनी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। इस तरह वह अपनी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा बचा सकता था। दूसरे दौर में स्काई स्प्लिटिंग संप्रदाय ने एक तलवार मार्शल कलाकार भेजा। हालांकि उसकी ताकत जू होंग से भी कमजोर थी। हो युआन ने उसे केवल 2 हथेलियों के साथ मैदान से बाहर भेजा। तीसरे दौर में स्काई स्प्लिटिंग संप्रदाय ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो पिछले 2 की तुलना में अधिक मजबूत था। इसलिए हो युआन ने उसे हराने के लिए बहुत प्रयास किया। हालांकि वह जीत गया। हो युआन अपनी उड़ान के अंत में पहले से ही एक तीर था। न सिर्फ वह घायल हुआ, बल्कि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी ज्यादा नहीं बची थी। जो व्यक्ति ऊपर गया वह स्काई स्प्लिटिंग संप्रदाय से मार्शल पद के 8वें स्तर के मध्य चरण में एक मार्शल कलाकार था। वह मिलियन गोल्ड सिटी के यंग सिटी लॉर्ड झांग जियांग भी थे, जिन्हें ये हुआन ने उस दिन हराया था। चौथा दौर शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के हो युआन बनाम स्काई स्प्लिटिंग संप्रदाय के झांग जियांग। माउंटेन गार्डन गैलरी की आवाज के बाद झांग जियांग, जो बहुत उदास लग रहा था, अंततः मैदान में चला गया। अरे ये कौन है? उसकी शक्ल भी, वह बहुत बदसूरत है। मेरा पेट मथने लगा है। हे भगवान, मैं पहले अपनी आंखें बंद कर लूंगा। जूनियर ब्रदर मुझे परिणाम बाद में बताएंगे। इस व्यक्ति की शक्ल बहुत अनोखी है। उसकी ताकत शायद उतनी बड़ी नहीं है। मुझे डर है कि सीनियर भाई वो उसे एक झटके में उड़ा सकेंगे। मार्शल आर्ट के मैदान के बाहर कई लोगों के पेट पहले से ही मंथन कर रहे थे। कई महिला शिष्यों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस लड़ाई को नहीं देखना चाहती थीं। मार्शल आर्ट क्षेत्र में झांग जियांग उदास अभिव्यक्ति के साथ धीरे धीरे हो युआन की ओर चला गया। वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। लोग उसे बता रहे थे कि क्या करना है। हालांकि मैदान के बाहर हजारों बिखरने वाले क्लाउड संप्रदाय के शिष्य बैठे थे। वह उन पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सका। हालांकि उनके लिए अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बहुत अच्छा लक्ष्य था। हो युआन, अब मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। खुद अखाड़े से बाहर निकलो, अन्यथा आप एक भयानक मौत मर जाएंगे। झांग जियांग ने हो युआन से कहा, जो पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में था। हो युआन ने खंडन नहीं किया। उसने केवल सूंघा। जो कैंग ने उन्हें पहले ही याद दिला दिया था कि मार्शल पद के 8वें स्तर के मध्य चरण में झांग जियांग एक मार्शल कलाकार थे। वह उससे एक स्तर ऊंचा था। इसके अलावा वह पहले से ही बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का उपभोग कर चुका था। इसलिए उनके लिए ये लड़ाई जीतना नामुमकिन था। हालांकि प्रतियोगिता के नियमों के कारण वह अपने प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को यथासंभव समाप्त करना चाहता था। उस स्थिति में मैं पीछे नहीं हटूंगा। झांग जियांग की आंखें चमक उठीं। उनके 3 जूनियर भाई घायल हो गए थे और हो युआन से हार गए थे। इसलिए वह अपना चेहरा वापस पाने के लिए यहाँ था। बिखरते आकाश संप्रदाय को अब अपमानित नहीं किया जा सकता। यदि आप तैयार हैं तो आइए शुरू करें। किनारे पर अभिभावक बुजुर्ग ने कहा। हुश, इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, झांग जियांग की आकृति हो युआन की ओर तेजी से बढ़ती गई। उसी समय उसके हाथ में लंबी तलवार क्लैंग ध्वनि से बिना म्यान की थी। तलवार का शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जिससे एक अजीब रोशनी निकल रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक महंगा उच्च ग्रेड साधारण हथियार था। हो युआन ने अपने नंगे हाथों और पैरों से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। हथियार चलाने वालों की तुलना में ये काफी कमजोर था। आखिरकार एक अच्छा हथियार उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। हो युआन का चेहरा बेहद उदास था। वह कुछ बार ब्लॉक करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन जब झांग जियांग उसके सामने दौड़ा तो झांग जियांग की आकृति ने अचानक एक बात की छवि छोड़ दी। क्या? हो युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसे होश आया तो उसके पेट में दर्द महसूस हुआ। चीर! झांग जियांग की लंबी तलवार हो युआन के शरीर में घुस गई और सीधे उसके शरीर में घुस गई। एक मेंटिस एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। हम्फ्री! झांग जियांग ने ठंडी खर्राटे लिए। उसने अचानक अपनी लंबी तलवार निकाली और तुरंत कुछ और वार किए। हो युआन ने मुंह से खून उगल दिया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। झांग जियांग का क्षेत्र उससे केवल एक स्तर ऊंचा था। वह उसे तुरंत कैसे मार सकता था? ये लेवल 9 मूवमेंट तकनीक है। हो युआन ने मन में सोचा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। अगर हम अखाड़े में नहीं होते तो तुम मर जाते। झांग जियांग सूंघा। वरिष्ठ हो, जब भीड़ ने हो युआन को मैदान में गिरते देखा तो हंगामा मच गया। हो युआन को कुछ तलवारों से छेद दिया गया था। क्या वह मर सकता है? अभिभावक बुजुर्ग ने उसे क्यों नहीं रोका? झांग जियांग जीत गया। अभिभावक बुजुर्ग ने की घोषणा। उसने झांग जियांग को नहीं रोका क्योंकि उसने देखा कि घाव घातक नहीं थे। जब तक उनके साथ ठीक से व्यवहार किया जाएगा, हो युआन की जान को खतरा नहीं होगा। डिंग लॉन्ग और सुशेंग ने यह देखकर तुरंत मैदान में छलांग लगा दी। हालांकि उनके पास कोई उपचार गोलियां नहीं थीं। जब उन्होंने घावों से बड़ी मात्रा में खून निकलते देखा तो वे घबरा गए। ये सीनियर हुआ को दे दो। ये हुआ अचानक अखाड़े में कूद गया और डिंग लॉन्ग को एक सफेद जेड बोतल फेंक दी। ये 100 फ्लावर ड्यू था, जो एक भक्षण बिंदु के लायक था। डिंग लॉन्ग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने तुरंत हो युआन की मदद की और 100 फ्लावर ड्यू उसके मुंह में डाल दिया। एक पल में घावों से निकलने वाले रक्त की मात्रा तेजी से कम हो गई। कितनी चमत्कारी उपचार गोली है! डिंग लॉन्ग और सुशेंग हैरान थे। यहाँ तक कि झांग जियांग भी हैरान रह गए।
ये पहली बार था जब उन्होंने एक उपचार गोली देखी थी जो इतनी अच्छी तरह से काम करती थी और इतनी तेज थी। हालांकि यह इसके बारे में पूछने का समय नहीं था। सुशेंग ने जल्दी से हो युआन को मैदान से नीचे ले जाया। एल्डर बाइली भी आगे बढ़ी और हो युआन का इलाज करना शुरू कर दिया। जहां तक डिंगलॉन का सवाल है, वह मैदान में रुके रहे। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के शिष्य वास्तव में निर्दयी हैं। झांग जियांग, आपका अगला प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। डिंगलॉन, जो आंतरिक संप्रदाय में तीसरे स्थान पर था, ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। चिंता मत करो, आप उसके जैसे ही समाप्त हो जाएंगे, झांग जियांग ने कहा। अचानक उसकी नज़र ये हुआन पर पड़ी। हारे हुए, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो आपको 3 राउंड और जीतने होंगे। हालांकि मैं आपको पहले चेतावनी दूंगा, मुझे देखोगे तो बुरी तरह मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने हत्या के इरादे को अपने दिल में दबा लिया और ठंडे स्वर में कहा। फिर वह मुड़ा और मैदान छोड़ दिया। जाहिर है, झांग जियांग अपना गुस्सा हो युआन पर निकाल रहा था, जिससे ये हुआन बहुत नाराज हो गया। केवल 1 महीने में झांग जियांग 7वें चरण के शिखर से 8वें चरण के मध्य तक टूट गया था। उनकी योग्यता भी दुर्लभ थी। जब एक मार्शल कलाकार छोटा था तो जिस गति से वे आगे बढ़े वह सबसे तेज थी। क्योंकि मेरिडियन अभी तक नहीं बने थे, महीने में 2 बार तोड़ना अभी भी समझ में आता था। हालांकि झांग जियांग को कैसे पता चल सकता था कि ये हुआन अब पहले जैसे दायरे में नहीं है। हम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हरा दूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा, झांग जियांग ने पीछे हटे हुए अपने दिल में कहा। हालांकि उनके कार्यों ने पहले ही आसपास के बिखरते बादल संप्रदाय के शिष्यों का गुस्सा भड़का दिया था। वरिष्ठ भाई डिंग, उसे हराओ और वरिष्ठ भाई हुओ का बदला लो। मेरी गांड जीतो, झांग जियांग को अपन करो, यही हमारे गुस्से को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है। उसे अपन करो। झांग जियांग ने अपने आसपास की ओर देखा और तिरस्कार का भाव प्रकट किया। भीड़ जयकारों में डूबी हुई थी। उसे अपन करो। उपस्थित शिष्यों में से कितने ऐसा कर सके? पहाड़ की रखवाली करने वाले बुजुर्ग ने भी चीखें सुनी, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उसने बस शांति से कहा, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झांग जियांग का फिगर तेजी से फिर से सामने आ गया। चीर चीर चीर। अगले कुछ सेकंड में एक तीखी आवाज लगातार सुनाई दी। जब सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उन्होंने देखा कि झांग जियांग पहले ही डिंगलॉन के सामने आ चुके थे। उसकी लंबी तलवार डिंगलॉन के शरीर में पहले ही छेद चुकी थी। डिंगलॉन के कपड़े पहले से ही खून से सने हुए थे। हो युआन की तरह उसे झांग जियांग ने चाकू मार दिया था। गल्प। डिंगलॉन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके शरीर में तीव्र दर्द ने उसे विश्वास दिला दिया कि उसके और झांग जियांग के बीच की खाई इतनी बड़ी थी। तुरंत मार। हो युआन तुरंत मारा गया क्योंकि उसने 3 राउंड लड़े थे और घायल हो गया था। उनकी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। हालांकि डिंगलॉन अपनी चरम स्थिति में था, लेकिन फिर भी उसे झांग जियांग ने तुरंत मार डाला, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि झांग जियांग की ताकत असाधारण थी। झांग जियांग जीत गया। पहाड़ की रखवाली करने वाले बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। सारा जहां खामोश था। असंभव, यह असंभव है। इस बदसूरत आदमी ने वास्तव में एक पल में वरिष्ठ भाई डिंग को मार डाला। ये कैसे संभव है? हर कोई इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन यही सच्चाई थी। डिंगलॉन को सुशेंग द्वारा नीचे ले जाया गया और फिर पूर्व के मालिक ने उसका इलाज करने के लिए जल्दबाजी की। हालांकि उनकी चोटें हो युआन जैसी ही थीं। उसे शायद कम से कम 1 महीने तक बिस्तर पर स्वास्थ्य लाभ करना होगा। वरिष्ठ भाई सु, मुझे लगता है कि आपको अगले दौर में नहीं लड़ना चाहिए। इस समय ये हुआन ने अचानक सुशेंग से कहा। नहीं, मैं सीनियर ब्रदर हो और जूनियर ब्रदर डिंग का बदला लेना चाहता हूँ, सुशेंग ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मेरी राय में झांग जियांग ने 9वीं कक्षा की आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी गति निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पकड़ सकें। ये हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। वास्तव में सुशेंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने 9वीं कक्षा की आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन इतने सारे शिष्यों की नज़र में वह कैसे पीछे हट सकते थे? जूनियर ब्रदर, ये अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मैं पीछे नहीं हट सकता। और मैं उसकी कुछ आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे लिए भस्म कर सकता हूं। भले ही मुझे भारी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूं, सुशेंग ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर ये हुआन बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि हो युआन और डिंगलॉन ने अभी जो पिया वह 100 फ्लावर ड्यू था, जिसे उन्होंने भक्षण बिंदुओं के साथ बदल दिया था। यदि सुशेंग को 7 या 8 बार चाकू मारा गया तो उसे 100 फ्लावर ड्यू की भी आवश्यकता होगी। वह 3 भक्षण बिंदु थे। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। अब जब मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये हुआन ने उसे नहीं रोका। वैसे भी पहाड़ की रखवाली करने वाला बुजुर्ग देख रहा था, इसलिए सुशेंग के साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सुशेंग आखिरकार ऊपर चला गया। एक और व्यक्ति जो मौत से नहीं डरता वह यहाँ है। झांग जियांग सूंघा। लड़ाई शुरू हुई। जैसा कि अपेक्षित था, सुशेंग लंबे समय तक नहीं टिक पाया और हार भी गया। उनकी चोटें बिल्कुल हो युआन और डिंगलॉन जैसी ही थी, लेकिन उनका जीवन खतरे में नहीं था। मैंने 100 फ्लावर ड्यू की एक और बोतल खर्च कर दी। ये हुआन बहुत असहाय महसूस कर रहा था। सुशेंग को फिर से मंच से बाहर ले जाया गया और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। अभी हो युआन ने लगातार 3 जीते और अब झांग जियांग ने भी लगातार 3 जीते। इसके अलावा ये सहज था। हालांकि अगली लड़ाई गुवान युलान की थी। शिष्यों को गुवान युलान की ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन झांग जियांग के खिलाफ उसकी जीत की संभावना 10% से भी कम थी। झांग जियांग एक सुअर की तरह बदसूरत था और ज्यादातर लोग उस पर दोबारा नजर नहीं डालना चाहेंगे। हालांकि अगर वह बिखरते बादल संप्रदाय की देवी गुवान युलान के खिलाफ लड़े तो क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य गुवान युलान को झांग जियांग द्वारा चाकू मारते हुए नहीं देखना चाहते थे। वरिष्ठ बहन गुवान, आइए इस लड़ाई को आत्मसमर्पण करें। तुरंत कोई चिल्लाया, ये संकेत देते हुए कि गुवान युलान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुवान, ओह युलान, ये झांग जियांग एक अच्छा इंसान नहीं है। मुझे डर है कि वह तुम पर कोई दया नहीं करेगा। बेहतर होगा कि आप ऊपर न जाएं। मुझे वरिष्ठ भाई हुओ और अन्य लोगों का बदला लेने दीजिए, ये हुआन ने कुछ चिंता के साथ कहा। अगर तुम मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो तो नीचे आ जाओ। ये हुआन ने गुवान युलान को पकड़ लिया और क्रूर बल के साथ उसे वापस खींच लिया। मैं भी बिखरते बादल संप्रदाय का शिष्य हूँ। गुवान युलान ने ये हुआन की ओर देखा और धीरे से कहा। यह वाक्य भी मामले की जड़ था। ये प्रतियोगिता बिखरते बादल संप्रदाय के चेहरे से संबंधित थी। इन वर्षों में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही जहां दोनों संप्रदायों ने हार स्वीकार कर ली हो।
क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार ये टूटने वाला था? येहुआन ने गुवान युलान के चेहरे की ओर देखा और झिझक गया। वह गुवान युलान से संबंधित नहीं था, इसलिए वह उसे निर्णय लेने से नहीं रोक सका। हालांकि वह अभी भी एक आदमी था, वह किसी लड़की को चोट कैसे लगने दे सकता था? इस समय झांग जियांग का चेहरा मुड़ गया और उसने डांटा, हैतरिंग क्लाउड संप्रदाय, क्या आप अभी भी लड़ने जा रहे हैं? हिम्मत नहीं तो हार मान लो, आप इसे बाहर क्यों खींच रहे हैं? इस समय झांग जियांग का मूड बहुत खराब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि येहुआन ने पहले उसकी मंगेतर को चुरा लिया था, उसे हरी टोपी दी थी और यहाँ तक कि उसके पिता की योजना को भी बर्बाद कर दिया था। इसलिए झांग जियांग लंबे समय से येहुआन को मारना चाहता था। हालांकि येहुआन की पहचान के कारण उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। आज ये जुबान और गुवान युलान के रिश्ते को देखकर उन्हें और भी जलन होने लगी। उसने पहले ही मैदान में गुवान युलान को प्रताड़ित करने का निर्णय ले लिया था। सुरक्षात्मक शब्द उसे शोभा नहीं देता था, वो तो बस अपनी रुसवाई को धोना चाहता था। येहुआन ने गुवान युलान के शरीर के माध्यम से झांग जियांग को देखा और उसके दिल में निर्णय लिया। ठीक है, सावधान रहो, येहुआन ने उसे याद दिलाया। पीक 10 स्टेज मार्शल पाथ के साथ गुवान युलान का जीवन खतरे में नहीं होगा। इसके अलावा डिवोरिंग सिस्टम में 100 फ्लावर ड्यू की तुलना में बेहतर उपचार दवा थी, इसलिए गुवान युलान अपेक्षाकृत सुरक्षित था। जब गुवान युलान ने मैदान में प्रवेश किया तो भीड़ ने फिर से खुशी मनाई। आसपास के कुछ शिष्यों ने खतरे से न डरने के लिए गुवान युलान के साहस की प्रशंसा की, जबकि कुछ ने उसके लिए प्रार्थना की। केवल कुछ ही लोगों का मानना था कि गुवान युलान झांग जियांग को हरा सकता है। जब गुवान युलान ने अखाड़े में प्रवेश किया तो झांग जियांग ने ठंडे स्वर में खर्राटे लेते हुए कहा, मिस, यह मत सोचो कि मैं तुम पर दया दिखाऊंगा क्योंकि तुम एक लड़की हो। हालांकि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अब आपके नीचे जाने में देर नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। कृपया। गुवान युलान ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और युद्ध की मुद्रा में आ गई। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। झांग जियांग की आंखों पर एक भयंकर भाव कौंध गया। गुवान युलान को देखने के बाद उनके मन में एक विचार आया। माउंटेन गार्डिंग एल्डर ने गुवान युलान पर भी गहरी नजर डाली। बाद वाली शैटरिंग क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर की गोद ली हुई बेटी थी। यदि वह घायल हो जाती तो उसके लिए संप्रदाय मास्टर को यह समझाना कठिन होता। इसलिए किसी भी दुर्घटना को होने से रोकने के लिए उन्हें इस लड़ाई में अधिक सतर्क रहना पड़ा। शुरू। जैसे ही बुजुर्ग की आवाज बजी, झांग जियांग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के उपयाजकों, आकाओं और बुजुर्गों ने अपनी सांसें रोक लीं। वे झांग जियांग के पहले दौर के हमलों का सामना कर सके या नहीं, यह महत्वपूर्ण था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बार झांग जियांग का दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं था। वह गुवान युलान को एक बार में हराने वाला नहीं था, इसके बजाय वह उसे अपमानित करना चाहता था। झांग जियांग तुरंत गुवान युलान के सामने दौड़ा और लापरवाही से अपनी तलवार चला दी। उनका हमला इतना तेज था कि गुवान युलान समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। चीर, एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी। गुवान युलान को चोट नहीं आई, केवल उसका सफेद वस्त्र लंबी तलवार से छेदा गया था। गुवान युलान का चेहरा ठंडा था, वह झांग जियांग की शक्ति को महसूस कर सकती थी। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वह लड़ सकती थी। हालांकि जब उसने हुओ युआन और अन्य दो की दयनीय स्थिति के बारे में सोचा तो उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने अपना हाथ उठाया और झांग जियांग पर हमला कर दिया। तुम अपने आप को अधिक महत्व देते हो, तुम्हारी पलटवार करने की हिम्मत कैसे हुई? झांग जियांग ने सूंघकर हमले को टाल दिया। चीर, एक और तीखी आवाज सुनाई दी। गुवान युलान का लबादा छेद दिया गया, जिससे उसकी गोरी त्वचा दिखाई देने लगी। सौभाग्य से ये केवल उसका हाथ था। येहुआन जानता था कि झांग जियांग क्या करने जा रहा है। गुवान युलान घायल हो गया और हार गया। वह छोटी सी बात थी, लेकिन अगर सबके सामने उसे नंगा कर दिया जाए तो बड़ी बात होगी। गुवान युलान झांग जियांग की योजना को कैसे नहीं जान सका। हालांकि उसकी ताकत के साथ उसके पास वापस लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। चीर, पलक झपकते ही गुवान युलान की बाहें खुल गईं। उसकी लंबी आस्तीन छोटी आस्तीन में बदल गई। तारांकन सीखे, झांग जियांग इतना गंदा कैसे हो सकता है? अरे, उसकी हिम्मत कैसे हुई सीनियर सिस्टर गुवान के साथ ऐसा करने की? क्या जानवर है? वरिष्ठ बहन गुवान, बस हार स्वीकार करें। स्टैंड में मौजूद शिष्य अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि वे इसका इंतजार कर रहे थे, फिर भी वे तर्कसंगत थे। झांग जियांग को पता था कि अगर उसने आज गुवान युलान को नग्न कर दिया तो इससे जनता में आक्रोश फैल जाएगा। लेकिन वह कौन था? वह स्काई क्रैकिंग संप्रदाय का शिष्य था। फैन यू ने एक बार स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता जो कैंग के शिष्य के मेरिडियन को तोड़ दिया था। क्या वह अभी भी जीवित नहीं था? हे छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई येहुआन के इतने करीब खड़े होने की? मैं तुम्हें नग्न कर दूंगा और एक शुद्धावर्धक दूंगा। झांग जियांग की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी लंबी तलवार गुवान युलान की छाती पर तान दी। शतारांकन थी। गुवान युलान का चेहरा डूब गया। वह जानती थी कि वह इस तलवार को चकमा नहीं दे पाएगी। यदि झांग जियांग की दुष्ट योजना सफल हो गई तो वह अपना सारा चेहरा खो देगी। माउंटेन गार्जियन एल्डर ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। हालांकि इस समय उन्होंने अचानक गुवान युलान में एक और आकृति को चार्ज करते देखा। स्वूश, झांग जियांग की लंबी तलवार पर वार किया गया, लेकिन वह चूक गई। गुवान युलान, जो उसके सामने खड़ा था, अचानक छाया में बदल गया और उसके द्वारा चाकू मार दिया गया। फिर वह गायब हो गई। गुवान युलान का मूल शरीर दूसरी तरफ दिखाई दिया। क्या असंभव, वह मेरी तलवार से कैसे बच सकती थी? झांग जियांग हैरान रह गया। वह सफल होने वाला था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित क्यों हुआ? वह सदमे में मुड़ा और पाया कि गुवान युलान एक आदमी की बाहों में था। यह आदमी येहुआन था। झांग जियांग के इरादे को समझने के बाद येहुआन एक कदम उठाने के लिए तैयार था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुवान युलान को बचाने के लिए नियमों को तोड़ दिया। येहुआन, तुम क्या कर रहे हो? झांग जियांग ने चौंकते हुए पूछा। वह एक लड़ाई के बीच में था। येहुआन अचानक मंच पर चले गए, जिससे जाहिर तौर पर नियम टूट गए। उसी समय ली हाओडांग की अभिव्यक्ति बदल गई। वह चिल्लाया, संप्रदाय नेता जो, क्या हो रहा है? जो कैंग ने अपने दिल में कहा। इस बच्चे ने फिर भी एक कदम उठाया। फिर उन्होंने जोर से कहा, टूटे बादल संप्रदाय ने हार स्वीकार कर ली है। जो कैंग की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं लगी। गुवान युलान शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता की दत्तक बेटी थी। उसकी पहचान खास थी। भले ही येहुआन ने कोई कदम नहीं उठाया हो, अभिभावक बुजुर्ग ने एक कदम उठाया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने एक कदम उठाया, परिणाम वही होगा।
हार मान लो। दोनों संप्रदायों के बीच 10 से अधिक बार प्रतिस्पर्धा हो चुकी थी, लेकिन किसी ने कभी हार स्वीकार नहीं की थी। इस बार झोउ कैंग की हार की स्वीकारोक्ति ने कई लोगों को चौंका दिया। किसी को ये जानना होगा कि झोउ कैंग ने तब भी हार स्वीकार नहीं की जब उनके शिष्य की मेरिडियन फैन्यू द्वारा तोड़ दी गई थी। चूंकि आपने हार स्वीकार कर ली है तो आइए इस मामले को भूल जाएं। ली हाओडांग ने खर्राटे लिए और मामले को आगे बढ़ाना बंद कर दिया। वह गुवान युलान की विशेष पहचान के बारे में भी जानता था। अभी वह वास्तव में डर गया था कि माउंटेन गार्डिंग एल्डर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा और झांग जियांग सफल हो जाएगा। फिर इस मामले को उड़ा दिया जाएगा। आखिरकार बिखरने वाले बादल संप्रदाय के पास अभी भी एक सच्चा आत्मा क्षेत्र संप्रदाय मास्टर था। झोउ कैंग की आवाज गिरने के बाद दर्शकों में से सभी ने राहत की सांस ली, जैसे कि उनके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। हालांकि उनका ध्यान तुरंत एक अन्य मामले की ओर आकर्षित हो गया। कितनी तेज गति है! ये हुआन की गति वास्तव में झांग जियांग की तुलना में तेज है। तो वह इतना मजबूत है। हम बच गए, हम बच गए। ये हुआन निश्चित रूप से इस बदसूरत कमीने को हरा सकता है। क्या उसने आगे बढ़ने के लिए गोलियां नहीं लीं? वह इतना मजबूत क्यों है? किसी ने पूछा। इस समय पास के एक प्राचीन ने समझाया, किसी की खेती के स्तर को जबरन बढ़ाने के लिए गोलियां लेना खराब योग्यता वाले लोगों के लिए हानिकारक है। हालांकि सच्ची प्रतिभाओं में असाधारण शोधन क्षमता होती है, इसलिए उन पर गोलियों का प्रभाव बहुत कम होता है। ये बुजुर्ग एल्डर बाइली थी जिसने हु युआन को इलाज के लिए भेजा था। उनकी बातें सुनकर शिष्य प्रबुद्ध हुए। तो ये हुआन, जिसे वे कूड़ा समझते थे, वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सका। आखिर बड़े ने भी उसे गलत समझा था। उनके जैसा जीनियस लाखों में एक था। अखाड़े में ये हुआन के जोरदार हस्तक्षेप के कारण गुवान युलान बच गया। झांग जियांग का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। वह सफल होने के बहुत करीब था और गुवान युलान के सारे कपड़े काट सकता था। दुर्भाग्य से हालांकि उनमें बहुत नाराजगी थी, लेकिन झांग जियांग ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार ली हाओडांग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। झांग जियांग ने अपनी सीट पर वापस लौटते हुए कहा, खुद को भाग्यशाली समझें। अभी जो हुआ उसके बाद उसने ये हुआन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ये पता चला कि पिछले महीने में ये हुआन की ताकत में काफी सुधार हुआ था। ये हुआन की गति ने उसे सचमुच डरा दिया। हालांकि वह बदला लेने के लिए यहाँ था। वह कैसे पीछे हट सकता था? आप पहले नीचे जा सकते हैं, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ये हुआन ने गुवान युलान की कमर छोड़ते हुए धीरे से कहा। ठीक है, सावधान रहें। गुवान युलान का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने धीरे से उत्तर दिया और मैदान से नीचे भाग गई। उसे ये हुआन की ताकत पर बहुत भरोसा था। ब्लैकवाटर माउंटेन पर आखिरी मिशन के बाद वह एक दायरे से बाहर निकल गई थी, लेकिन ये हुआन कुल 2 बार टूट चुकी थी। इसके अलावा जब उसने उसे अंक दिए तो ये हुआन पहले से ही मार्शल दाव के 8वें स्तर के चरम पर था। वह मार्शल दाव के 9वें स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। इस तरह की ताकत झांग जियांग को हराने के लिए पर्याप्त थी, जो 8वें क्षेत्र में था। HMPH, आखिरकार आपकी बारी है। आज मैं उस दिन जो हुआ उसका बदला लूंगा। मैं आपके मेरिडियन को पंगु बना दूंगा और फिर जू परिवार और आपके ये परिवार की देखभाल करूंगा। चिंता मत करो, मैं एक एक करके तुम्हारी स्त्रियों का ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जियांग ने ये हुआन को क्रूर भाव से देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तब तक हराऊंगा जब तक तुम अपनी हार के बारे में चिल्ला भी नहीं सकते। ये हुआन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इससे पहले सोने के शहर में उन्होंने केवल झांग जियांग को सबक सिखाया था। हालांकि इस बार उसका इरादा मारने का था। झांग जियांग बहुत अहंकारी था और उसके तरीके क्रूर थे। ये हुआन को उसे बताना पड़ा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वह छू नहीं सकता था। कैसा अहंकार! आज मैं बिखरते बादल संप्रदाय के उप संप्रदाय मास्टर के शिष्य की ताकत का अनुभव करूंगा। ऐसा कहने के बाद झांग जियांग अपनी तलवार के साथ ये हुआन की ओर दौड़ा। माउंटेन गार्डिंग एल्डर के चिल्लाने से पहले वह पहले ही अपनी चाल चल चुका था। हालांकि माउंटेन गार्डिंग एल्डर ने उसे नहीं रोका और चुपचाप पीछे हट गया। उसने देखा कि ये हुआन तैयार था। वह कातिल आभा को महसूस कर सकता था। शियू शियू, जिस क्षण झांग जियांग चले, ये हुआन भी चले गए। दोनों आकृतियां अत्यंत तीव्र गति से एक दूसरे का सामना कर रही थीं। बहुत से लोग उनकी हरकतों को साफ तौर पर नहीं देख पाए। वे केवल बाद की छवियों की एक श्रृंखला देख सकते थे। जाओ जाओ, झांग जियांग को मार डालो। वरिष्ठ भाई, ये उसे मार डालो और उसे बताओ कि यह किसका क्षेत्र है। उसके मेरिडियन को अपंग करो। पूरा मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फील्ड अचानक हंगामे की भेंट चढ़ गया। हर कोई ये हुआन का समर्थन कर रहा था। झांग जियांग के पिछले तरीके बहुत कच्चे थे, जिससे भीड़ नाराज हो गई। हालांकि झांग जियांग ने 1 महीने में 2 बार सफलता हासिल की थी, लेकिन ये हुआन वैसा नहीं था जैसा वह 1 महीने पहले था। वर्तमान में वह मार्शल पद के 8वें चरण के चरम पर था, जो झांग जियांग से 1 चरण ऊंचा था। इसके अलावा 100 बीस्ट्स विद लाइन और विंड चेजिंग लेपर्ड विद लाइन को शामिल करने के साथ वह झांग जियांग को पकड़ सकता था, जो 9वें चरण की मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा था। यदि वह 7वें चरण की मार्शल आर्ट नेदरवर्ल्ड स्टेप्स का उपयोग करता, यदि वह 9वें चरण की मार्शल आर्ट हेवनली इल्यूजन मार्शल आर्ट का उपयोग करता, तो वह झांग जियांग को तुरंत मार सकता था। हालांकि झांग जियांग बहुत अहंकारी था। उसने हु युआन और अन्य 2 को घायल कर दिया और गुवान युलान के कपड़े लगभग फाड़ दिए। ये हुआन झांग जियांग को इतनी आसानी से कैसे हारने दे सकता है? बूम! दोनों आकृतियां संपर्क में आईं और एक पल में एक हिंसक दबी हुई आवाज सुनाई दी। मंच पर 2 आकृतियां अचानक रुक गईं। ये हुआन की मूर्ति पहले ही झांग जियांग के पेट पर आ चुकी थी। सारी भीड़ चुप हो गई। तुरंत मार! नहीं, अभी नहीं। झांग जियांग अभी भी आगे बढ़ सकता है। मरना! झांग जियांग को मूर्ति से मारा गया और उसे अपने पेट में मंथन महसूस हुआ। हालांकि उसने फिर भी अपनी तलवार से वार किया। इतनी नजदीकी दूरी पर उसके लिए ये हुआन को चोट पहुंचाना असंभव था। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम अपना समर्पण चिल्ला भी नहीं सकते। झांग जियांग के कानों में अचानक ये हुआन की ठंडी आवाज गूंज उठी। इसके बाद वाले को अपने गले में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके सिर पर जैसे चट्टान से चोट लगी हो। काचा! एक कुरकुरा ध्वनि के साथ झांग जियांग का शरीर क्षैतिज रूप से उड़ गया। हवा में खून का एक पूल तैर रहा था। उसका गला ये हुआन की मूर्ति से टकराया था। यह इतना दर्दनाक था कि वह बोल नहीं सकता था। ये हुआन द्वारा दया दिखाने के बाद था, नहीं तो यह मुक्का उसका गला तोड़ने के लिए काफी होता। शियू! झांग जियांग की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ये हुआन फिर से बाहर निकल गया। इस बार उन्होंने अपनी मूर्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी उंगली की तकनीक का उपयोग किया। 8वें चरण की मार्शल आर्ट, स्वर्गीय अपंग करने वाली उंगली।
एक पल में येहुआन के हाथ मशीन गन की तरह थे। वे तेजी से चमक उठे। हर बार जब वे झांग जियांग के शरीर पर उतरते थे तो झांग जियांग एक दर्दनाक फुसफुसाहट छोड़ता था। हेवनली क्रिप्लिंग फिंगर शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय की एक मार्शल आर्ट थी। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली नहीं था, यह मार्शल आर्ट बहुत खास था। इसमें कुछ अन्य चीजें दर्ज की गईं। 6, 18, 36, 54, 72 स्वर्गीय अपन करने वाली उंगली में कुल 72 उंगलियां थीं जो मानव शरीर के 72 भागों से मेल खाती थीं। ये 72 भाग घातक नहीं थे, लेकिन ये तीव्र दर्द ला सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में एक मार्शल आर्टिस्ट 36 अंगुलियों तक का सामना कर सकता था, लेकिन ऐसे कई नहीं थे जो 54 अंगुलियों तक का सामना कर सकें। सभी 72 अंगुलियों का सामना करने में सक्षम होना बेहद दुर्लभ था और झांग जियांग उनमें से एक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होगी। मुझे इसे फिर से करने दो। ये देखकर कि झांग जियांग अभी भी अस्थिर खड़ा था, येहुआन की आंखें सिकुड़ गईं। जब उन्होंने झांग जियांग के शरीर पर फिर से स्वर्गीय अपन करने वाली उंगली का प्रदर्शन किया तो उनका शरीर चमक उठा। झांग जियांग को इतना दर्द हो रहा था कि वह चिल्लाना चाहता था। हालांकि उसके गले में चोट लगी थी, इसलिए वह केवल फुसफुसा सकता था। वो यदि झांग जियांग की नज़र मार सकती तो येहुआन 100 बार मर चुका होता। हालांकि एक टक की मार नहीं सकी। अभी भी बेहोश नहीं, खो जाओ। झांग जियांग की इच्छाशक्ति ने येहुआन को चौंका दिया। हालांकि बाद वाले ने यह भी समझा कि झांग जियांग अपनी गहरी नाराजगी के कारण अब तक टिके रहने में सक्षम था। येहुआन अभी भी गुस्से में था, इसलिए उसने फिर से उसी स्थान पर हेवनली क्रिप्लिंग फिंगर का प्रदर्शन किया। इस बार ये तीसरी बार था। झांग जियांग ने दर्द सहा और येहुआन की छवि पर पागलपन से वार किया। हालांकि उनकी एक भी तलवार उन पर नहीं लगी। वे सभी चूक गए। वह आग बबूला था। तीसरी बार के बाद भी वे मंच पर खड़े थे और नीचे नहीं गिरे। उसके पूरे शरीर को उंगली के बल से छलनी में गोली मार दी गई थी। उसके कपड़े लाल रंग से रंगे हुए थे और खून की घनी गंध फैल गई थी। बहुत मनहूस था। मैं तुम्हें पीटने में बहुत आलसी हूँ, खो जाओ। येहुआन को अचानक याद आया कि झांग जियांग स्काई स्प्लिटिंग संप्रदाय में केवल चौथा व्यक्ति था। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ा। पेंग, उसने झांग जियांग के पेट में लात मारी। बाद वाले के पेट पर कई घाव थे। लात खाने के बाद खून तुरंत फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। टॉप, झांग जियांग ने हवा में एक परवलय बनाया और जमीन पर उतर गया। उसकी लंबी तलवार उसके पास गिरी। हालांकि उन्होंने 9वीं कक्षा की आंदोलन तकनीक विकसित की थी, लेकिन वे इसका उपयोग केवल हो युआन और अन्य को दबाने के लिए कर सकते थे। येहुआन के विरुद्ध वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। अगर हम अखाड़े में नहीं होते तो आप पहले से ही एक मृत व्यक्ति होते। येहुआन ने ठंडे स्वर में अपने दिल की बात सुनी और धीरे धीरे झांग जियांग की ओर चला गया। वह उसे दोबारा पीटना नहीं चाहता था, वह बस नीचे जाना चाहता था। हालांकि स्वर्गीय अपन करने वाली उंगली घातक नहीं थी, फिर भी कुछ धब्बे ऐसे थे जो एक योद्धा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। झांग जियांग को स्वर्गीय अपन उंगली द्वारा 3 बार घुमाया गया था और उसके कई मेरिडियन अलग हो गए थे। उनका भविष्य का प्रशिक्षण बहुत परेशानी भरा होगा। येहुआन जीत गया। माउंटेन गार्जियन एल्डर ने झांग जियांग की ओर देखा जो जमीन पर कराह रहा था और खून बह रहा था, और तुरंत घोषणा की। येहुआन के कदम न तो तेज थे और न ही धीमे। जब वह झांग जियांग के पास से गुजरा तो उसने भी चुपचाप कुछ शब्द कहे। हालांकि झांग जियांग बोल नहीं सका, फिर भी वह इसे सुन सकता था। जब उसने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया। येहुआन धीरे धीरे चला गया। इस समय झांग जियांग ने उठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जमीन पर गिरी लंबी तलवार उठाई और येहुआन की ओर दौड़ा। लंबी तलवार बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। ये तलवार येहुआन के दिल पर लक्षित थी। यदि यह टकराया तो येहुआन भी मौके पर ही मर जाएगा। सावधान। जब गुवान यूलान ने झांग जियांग को अचानक येहुआन के पीछे से उठते देखा तो वह जल्दी से चिल्लाए। इतना ही नहीं, बल्कि अखाड़े के सभी चेले भी खड़े होकर चिल्लाए। ये 2 शब्द पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठे। सावधान। हालांकि इससे पहले कि ये 2 शब्द सुने जाते, एक आकृति उड़कर मैदान के किनारे पर आ गिरी। सटीक होने के लिए ये स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के एक का फैन यू के सामने उतरा। यह आंकड़ा झांग जियांग था। हालांकि उस समय उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी अभिव्यक्ति कड़ी थी। उनके बाएं सीने में एक बड़ा छेद हो गया था। झांग जियांग मर चुका था। सारा अखाड़ा खामोश हो गया। ये बिल्कुल चुप था। दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा में चोटें अपरिहार्य थीं। हालांकि ये पहली बार था जब किसी की मौत हुई थी। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के फैन यू ने उसके गाल पर खून छुआ और अपनी चोटों की जांच करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े। उसने फिर सिर हिलाया। कितनी मूर्खता है, मैं उसके जाल में फंस गया। ये कहने के बाद फैन यू येहुआन को देखकर मुस्कुराया। येहुआन इतना मजबूत था कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी बन सकता था, क्योंकि वह एक मुक्के से किसी व्यक्ति का दिल तोड़ सकता था। उन्हें इस मैच में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह मंच के नीचे आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। लेकिन अब उनकी रुचि बढ़ गई थी। वरिष्ठ भाई झांग जियांग का शव चुपचाप अखाड़े के किनारे पड़ा था। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के अन्य 3 लोग तुरंत वहां पहुंचे। ली हाओडांग और स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के बुजुर्ग भी पूर्वी स्टैंड से खड़े हुए। यहां तक कि जो कैंग और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। ये दृश्य इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। किसने सोचा होगा कि झांग जियांग अपनी जीत की घोषणा करने के बाद अचानक येहुआन पर तलवार से हमला करेगा। बदबूदार लड़के, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। अचानक ली हाओडांग के पीछे से एक आकृति निकली। वह सीधे 10 मीटर ऊंचे देखने के मंच से नीचे कूद गया और तेजी से येहुआन की ओर बढ़ गया। वह झांग जियांग के गुरु हुजून थे। जिस क्षण झांग जियांग की मृत्यु हुई, जो कैंग को पता चल गया कि वह मुसीबत में है। हालांकि अखाड़े में अभी भी स्काई क्रैकिंग क्लाउड संप्रदाय का एक विशेषज्ञ था। वह तुरंत चिल्लाया, अभिभावक बुजुर्ग, उसे रोको। हुजून ने देखा कि उसका शिष्य मर चुका है और वह चाहता था कि येहुआन को उसकी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़े। हालांकि इस समय गार्जियन एल्डर अचानक आगे बढ़े और अपना मुरझा हुआ दाहिना हाथ बढ़ाया। धमाका। हालांकि हुजून भी मार्शल पद के 10वें दायरे में था, फिर भी वह गार्जियन एल्डर से कमजोर था जो 10वें दायरे के शिखर पर था। इसलिए उन्हें कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुरझाए बुजुर्ग को देख हुजून का चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि यह बुजुर्ग स्काई क्रैकिंग क्लाउड संप्रदाय का विशेषज्ञ था, जो संप्रदाय नेता और उप संप्रदाय नेता के बाद दूसरे स्थान पर था। महामहिम, आप क्या करना चाहते हैं? गार्जियन एल्डर ने हुजून की ओर देखा और धीरे से पूछा।
बेशक मैं उस बदबूदार लड़के को मारना चाहता हूँ और अपने शिष्य का बदला लेना चाहता हूँ। हुजून ने अपने दांत पीसकर उत्तर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। गाजियन एल्डर ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उसे सीधे अस्वीकार कर दिया। तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं। बिना कुछ कहे वे तुरंत झगड़ने लगे। एक पल में हुजून ने गाजियन एल्डर पर पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। इस समय पूर्वी मंच पर स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग ली हाओडांग के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये पहली बार था कि दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा में कोई मौत हुई थी। यह उप संप्रदाय नेता ली हाओडांग पर निर्भर था कि उन्हें क्या करना है। संप्रदाय नेता जो, आप में हिम्मत है। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के एक शिष्य को मारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ली हाओडांग उप संप्रदाय के नेता थे और उन्हें असाधारण दर्जा प्राप्त था। उन्होंने फिर भी अपनी तर्कसंगतता बनाए रखी। जब ये हुआन पर घात लगाकर हमला किया गया तो ये जोऊ कैंग की उम्मीदों से बाहर था। उसका दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। सौभाग्य से ये हुआन ठीक था, अन्यथा उसने तुरंत ली हाओडांग और अन्य को मारने का आदेश दिया होता। लापरवाह संप्रदाय नेता जो, क्या आपको लगता है कि मैंने इसे नहीं देखा? जब वह बच्चा झांग जियान के पास से गुजरा तो उसने झांग जियान को उस पर घात लगाने के लिए उकसाने के लिए कुछ कहा। ली हाओडांग ने कहा। आसपास के लोगों ने जब ये सुना तो वे दंग रह गए। जैसा कि एक मार्शल कलाकार से अपेक्षा की गई थी जो सच्चे आत्मा क्षेत्र में आधा कदम था, उसने वास्तव में इस पर ध्यान दिया। ये जानना था कि उपस्थित बहुत से लोगों ने इसे नहीं देखा। हे, ये सचमुच सच है। लेकिन संप्रदाय नेता ली, आप कैसे जानते हैं कि ये हुआन ने क्या कहा? जोऊ कैंग ने एक मुस्कान का खुलासा किया। हालांकि यह घटना बिखरते बादल संप्रदाय के कारण हुई थी, लेकिन बिखरते बादल संप्रदाय गलत था। फिर मैं सुनूंगा कि उसने क्या कहा। ली हाओडांग वास्तव में बहुत निश्चित नहीं थे। जब ये हुआन बोले तो उनकी अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग जियांग अपमान सहन नहीं कर सका और ये हुआन ने उसकी पीठ उजागर कर दी, इसलिए वह उस पर घात लगाना चाहता था। बड़े हो, पहले रुको। ली हाओडांग चिल्लाया और दूसरों के साथ नीचे कूद गया। हुजून माउंटेन गाजियन एल्डर के साथ मारपीट का आदान प्रदान कर रहा था। वह ये जानकर हैरान रह गया कि भले ही वह 3 शरीरों में विभाजित हो जाए, लेकिन शायद वह माउंटेन गाजियन एल्डर के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। संप्रदाय नेता, आपको मेरे शिष्य का बदला लेना होगा। हुजून ने देखा कि उसके टूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह तुरंत छींटों और आंसुओं के साथ ली हाओडांग के पास पहुंचा। आइए फिलहाल इस बारे में बात न करें। ली हाओडांग सूंघा। जोऊ कैंग और अन्य लोगों की निगरानी में वे पहले झांग जियांग के शरीर की जांच करने गए और पाया कि वह पहले ही मर चुका था। फिर जोऊ कैंग ने ये हुआन को बुलाया। तुमने उसे क्यों मारा? ली हाओडांग ने सीधे पूछा। हालांकि उन्होंने ये सवाल पूछने के लिए कुछ तरकीबें भी इस्तेमाल की। वरिष्ठ, आपने देखा होगा कि अभी क्या हुआ है। झांग जियांग ने सबसे पहले मुझ पर गुप्त हमला किया। मैं घबरा गया और एक मुक्का मारा, जिससे गलती से उसकी मौत हो गई। ये हुआन मूर्खतापूर्वक ये नहीं कहेगा कि उसका इरादा झांग जियांग को मारने का था। उन्होंने तुरंत बताया कि क्या हुआ। हाँ, ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। उसने जानबूझकर झांग जियांग को उस पर घात लगाकर हमला करने का लालच दिया। हालांकि जब तक उसने इसे स्वीकार नहीं किया, ली हाओडांग उसके साथ क्या कर सकता था? तो फिर अभी तुमने उससे क्या कहा? ली हाओडांग ने पूछना जारी रखा। ये हुआन हल्के से मुस्कुराया और कहा, इस लड़के ने केवल एक वाक्य कहा, ज्यादा अन्याय किया तो मर जाएंगे। क्या आप निश्चित हैं? ली ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने हुआन ने झांग जियांग को उस पर घात लगाने के लिए उकसाने के लिए कुछ कहा होगा। उदाहरण के लिए शब्दों में से, खड़े हो जाओ और अगर तुम हो तो मुझे मार डालो। बेशक उसके शब्दों में से शब्द हैं स्वर का लेकिन था और ली का लेकिन का डॉट उद्धरण डॉट 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 ली एक्स का और ली का ये डॉट 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 नहीं का। झांग जियांग की मृत्यु व्यर्थ थी। चूहा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। उसी समय स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के एल्डरहू ने अचानक ये हुआन पर पंजे से हमला कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही एल्डरहू को उड़ान के लिए भेजा गया, एक ठंडी आवाज गूंज उठी। हालांकि जिस व्यक्ति ने उसे उड़ान के लिए भेजा था वह कोई और नहीं बल्कि स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता ली हाओडांग थे। इस बार स्काई क्रैकिंग संप्रदाय गलत था। झांग जियांग का बदला लेने के लिए स्काई क्रैकिंग सेक्ट और शैटरिंग क्लाउड सेक्ट के बीच युद्ध शुरू करना इसके लायक नहीं था। यदि वास्तव में कोई लड़ाई छिड़ गई तो उनमें से कोई भी बिखरते बादल संप्रदाय को छोड़ने में सक्षम नहीं होगा। आखिर यहाँ हजारों शिष्य थे। इसके अलावा कम से कम मार्शल पद के 8वें क्षेत्र में डीकन, 9वें क्षेत्र में प्रशिक्षक और 10वें क्षेत्र में बुजुर्ग भी थे। बस जोऊ कैंग और माउंटेन गार्डिंग एल्डर उन्हें पीड़ित करने के लिए पर्याप्त थे, दूसरों को तो छोड़ ही दें। संप्रदाय नेता हुशुन आश्चर्यचकित था। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय बिखरते बादल संप्रदाय की तुलना में बहुत मजबूत था। उन्हें बिखरते बादल संप्रदाय से डरने की जरूरत नहीं थी। एल्डरहू, ये झांग जियांग था जिसने गुप्त हमला किया था। वह मरने का हकदार था, ली हाओडांग ने हुजून को देखते हुए कहा। हालांकि झांग जियांग मर चुका था, फिर भी फैन यू था। मार्शल पद के 9वें क्षेत्र में अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से झांग जियांग का बदला ले सकता था। क्या यह अच्छी बात नहीं थी? हुशुन ने ली हाओडांग का लुक देखा तो अचानक समझ गए। यदि फैन यू ने ये हुआन से निपटा तो वे झांग जियांग का बदला ले सकते थे और दोनों संप्रदायों के बीच युद्ध से बच सकते थे। एक मार्शल आर्टिस्ट को अपन बनाने और उसे मारने में क्या अंतर था? जब तक ये हुआन अपन था, बिखरने वाला बादल संप्रदाय निश्चित रूप से उसे छोड़ देगा। जब वह समय आया तो क्या वह दूसरों की दया पर निर्भर नहीं होगा? हालांकि उन्हें फिर भी एक और समस्या का सामना करना पड़ा। क्या बिखरता बादल संप्रदाय चुनौती स्वीकार करेगा? संप्रदाय नेता जो, क्या आप अभी भी 5वां दौर लड़ने जा रहे हैं? यदि नहीं तो हमारे स्काई क्रैकिंग संप्रदाय की लगातार 6 जीतें होंगी। ली हाओडांग ने अचानक पलटकर पूछा। जोऊ कैंग अब झिझक रहा था। 5वां राउंड निश्चित रूप से बहुत खतरनाक था। इसके अलावा फैन यू हर कीमत पर ये हुआन को बहुत अच्छी तरह से प्रताड़ित कर सकता है। ये हुआन उनकी योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। यदि ये हुआन की मृत्यु हो गई या वह अपंग हो गया तो उसकी योजना फिर से शुरू करनी होगी। लड़ो, बेशक हम लड़ेंगे। इससे पहले कि जोऊ कैंग शुरू हो पाता, ये हुआन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या मजाक है? जब तक वह फैन यू को हरा देगा वह 300 मिलियन टन चांदी प्राप्त करने में सक्षम होगा। इन 300 मिलियन टन चांदी के साथ वह निश्चित रूप से मार्शल पद के 9वें क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने में सक्षम होगा।
ये हुआन, तुम? झोउ कैंग चौंक गया। वह ये हुआन की प्रतिभा में विश्वास करता था, लेकिन उसके सामने ये फैन यू कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं था। यदि फैन यू पूरे वर्ष स्काई क्रैकिंग संप्रदाय में नहीं होता तो वह निश्चित रूप से उसे गुप्त रूप से पकड़ लेता। मालिक, मैं सावधान रहूंगा, ये हुआन ने गंभीरता से कहा। झोउ कैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह वास्तव में ये हुआन को लड़ने नहीं देना चाहता था। भले ही वह एक अरब टन चांदी प्राप्त करने में सक्षम होगा, लेकिन अगर ये हुआन को कुछ हुआ तो उसका नुकसान और भी अधिक होगा। ठीक है, झोउ कैंग ने अंत में सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहाड़ के संरक्षक बुजुर्ग के साथ मंच की रक्षा करने का फैसला किया था। वह निश्चित रूप से ये हुआन को कुछ नहीं होने दे सकता था। हाँ, संप्रदाय नेता झोउ वास्तव में साहसी हैं। चलो चलें। ली हाओडांग समूह को मंच के नीचे ले जाते समय जोर से हंसे। फिर उन्होंने फैन यू से कुछ शब्द कहे। झोउ कैंग ने पहाड़ के संरक्षक बुजुर्ग को भी देखा। ये हुआन बिखरते बादल संप्रदाय की आशा थी, और इससे भी अधिक उसकी आशा थी। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी लोग भी धीरे धीरे मंच से नीचे चले गए। सावधान रहें, गुवान यूलान ने उसे याद दिलाया और चला भी गया। नतीजतन मंच पर केवल 3 लोग बचे थे, ये हुआन, फैन यू और पर्वत संरक्षक बुजुर्ग जो रेफरी के रूप में कार्य कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले ही मार्शल पद के 8वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि आप जूनियर भाई झांग को मारने में सक्षम थे। हालांकि यदि आपके पास बस इतना ही है तो आपको मंच से उतर जाना चाहिए। अगर मैं हमला करता तो आप निश्चित रूप से अपंग हो जाते। हुआन ने फैन यू की ओर देखा और धीरे से कहा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे लड़ने के बाद कौन अपंग हो जाएगा। साथ ही आपकी मुस्कान बहुत नकली है। क्या आप मुस्कुराना बंद कर सकते हैं? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सुनकर फैन यू के चेहरे की मुस्कान जम गई और उसकी जगह एक क्रूर अभिव्यक्ति ने ले ली। चूंकि आप अपने वरिष्ठ भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। फैन यू ये हुआन के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसने अभिभावक बुजुर्ग पर नजर डाली। चलो शुरू करते हैं, अभिभावक बुजुर्ग ने की घोषणा। वाह! जैसे ही उसने ऐसा कहा, फैन यू के हाथ पंजे में बदल गए और तुरंत चीता बन गए। वह ये हुआन पर टूट पड़ा। उसके हथियार उसके हाथ थे। वह इन हाथों का उपयोग ये हुआन के सभी मेरिडियन को तोड़ने के लिए करना चाहता था। इतनी जल्दी फैन यू की गति ने ये हुआन को चौंका दिया। वह झांग जियांग से कम 2 गुना तेज था। ये फैन यू वास्तव में कुछ है। उसकी गति इतनी तेज है। ये हुआन का दिल बैठ गया। फैन यू की गति उसकी एक्सप्लोसिव थंडर स्टेप की गति के बराबर थी। हालांकि वर्तमान में उनके पास 9वीं कक्षा की मूवमेंट तकनीक मार्शल आर्ट थी। एक पल में ये हुआन भी तेजी से फट गया और फैन यू के संपर्क में आ गया। बूम! अखाड़े में हवा खिली और हवा में धूल भर गई। अभिभावक बुजुर्ग भी साफ नहीं देख पाए। हालांकि आसपास के शिष्य अचानक घबराकर चिल्लाने लगे। वरिष्ठ भाई, ये उसे मार डालो। हाँ, उसे मार डालो और इस बार हमारे बिखरते बादल संप्रदाय को जीतने दो। उसे तब तक मारो जब तक वह अपंग न हो जाए। शिष्यों ने पहले ही ये हुआन की स्थिति को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां लहराई और चिल्लाए, मानो वे दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हों। हालांकि झोउ कैंग की अभिव्यक्ति इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें शुरुआत में ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं थी। क्या होगा यदि इस अवधि के दौरान ये हुआन को फैन यू द्वारा अपंग कर दिया गया हो? हालांकि प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई थी। क्या वह हार मानने वाला था? इस समय धूल से भरे अखाड़े के केंद्र से आध्यात्मिक ऊर्जा के टकराने की आवाज आई। बूम बूम बूम! दबी हुई आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। अखाड़े के नीचे के लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। वे अब अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, वे केवल अपने कानों से सुन सकते थे। झोउ कैंग ने जल्दी से अभिभावक बुजुर्ग को देखा। बाद वाले के समझने के बाद उसने अखाड़े पर थप्पड़ मारा। अचानक हवा के एक झोंके ने अखाड़े में सीटी बजाई और धूल को बहा दिया। धूल हवा से उड़ गई। 2 आंकड़े सबकी नजरों में आ गए। लेकिन जब उन्होंने अखाड़े की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो वे इतने चौंक गए कि वे बोल नहीं सके। डॉट नरक में एक आकृति पीछे हट रही थी जबकि दूसरी हमला कर रही थी। किसे पीटा जा रहा था? बेशक फैन यू। अच्छा, उसे मारो, उसे पीट पीट कर मार डालो। अच्छा काम सीनियर मार्शल ब्रदर, ये इस मुस्कुराते हुए लड़के को मार डालो। वरिष्ठ भाई यान के नाम का बदला यान का। दर्शकों का माहौल तुरंत एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया। सभी शिष्य अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि इस बार बिखरने वाला बादल संप्रदाय वापसी करने जा रहा था। असंभव! फैन यू मार्शल पद के 9वें स्तर पर है। वह बच्चा मार्शल पद के 8वें स्तर के शिखर पर ही है। फैन यू को कैसे पीटा जा सकता है? अखाड़े के नीचे स्वर्ग विभाजन संप्रदाय के विशेषज्ञ पूरी तरह से हैरान थे। हालांकि स्वर्ग विभाजन संप्रदाय में उनके द्वारा लाए गए कुछ लोगों को रैंक नहीं दिया गया था, फैन यू अलग थे। वह स्वर्ग विभाजन संप्रदाय के पहले शिष्य थे। हालांकि इस प्रथम शिष्य पर पागलपन से हमला किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है। इस बच्चे की काया असाधारण है। उसने अपने शरीर को संयमित किया होगा। ये होना ही चाहिए। ली हाओडांग ने कहा। अपने शरीर को संयमित करने वाले मार्शल कलाकारों का शरीर आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत था। हालांकि जिन लोगों ने अपने शरीर को संयमित किया उनमें बेहद मजबूत इच्छाशक्ति थी। ऐसे लोग भी लाखों में एक थे। बूम! अखाड़े में फैन यू को अचानक ये हुआन ने मुक्का मार दिया और 10 मीटर दूर उड़ गया। फैन यू, क्या आपके पास बस इतना ही है? तुम मुझसे एक स्तर ऊंचे हो। ये पता चला है कि आप सिर्फ एक कागजी बाघ हैं। ये हुआन ने कोई अन्य हमला नहीं किया। इसके बजाय वह बहुत तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने किसी उच्च स्तर के व्यक्ति को चुनौती दी थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि फैन यू में कुछ ताकत है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैन यू उसके सामने बिल्ली के बच्चे जितना शर्मिला होगा। फैन यू को भी उम्मीद नहीं थी कि ये हुआन की ताकत उनकी उम्मीदों से अधिक होगी। मार्शल पद के 9वें क्षेत्र की शुरुआत में उन्हें थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला। ये हुआन, मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ। इस समय फैन यू अचानक चिल्लाया और फिर से ऊपर चला गया। उसका दाहिना हाथ पहले ही पंजे में बदल चुका था। हालांकि इस पर संघनित आध्यात्मिक शक्ति ने ये हुआन की अभिव्यक्ति को स्थिर कर दिया। एक ग्रेड 10 मार्शल तकनीक। ये हुआन हैरान था। फैन यू की योग्यता बुरी नहीं थी। वह वास्तव में मार्शल पद के 9वें क्षेत्र की शुरुआत में ग्रेड 10 मार्शल तकनीक सीखने में कामयाब रहे थे। अरे नहीं, ये हुआन, जल्दी से चकमा दो। झोउ कैंग, जो मैदान के नीचे था, अनजाने में चिल्लाया। फैन यू की खेती का स्तर पहले से ही ये हुआन की तुलना में एक स्तर अधिक था। अब जब उन्हें ग्रेड 10 मार्शल तकनीक का बढ़ावा मिल गया है तो ये हुआन इसका सामना नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो।
पहाड़ की रखवाली करने वाला बुजुर्ग पहले से ही एक कदम उठाने के लिए तैयार था। हालांकि उसी क्षण उसने ये हुआन को अचानक मुस्कुराते हुए देखा, इसलिए वह एक पल के लिए रुके और कोई कदम नहीं उठाने का फैसला किया। एक ग्रेट 10 मार्शल तकनीक, तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। ये हुआन के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। एक पल में उसकी आध्यात्मिक शक्ति की ताकत एक स्तर बढ़ गई। सही बात है, इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने भक्षण स्थान में छिपे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को निगल लिया था। इन खजानों ने उसे टूटने दिया था। मार्शल पथ का 9वां क्षेत्र। अब वह फैन यू के समान स्तर पर था। वे दोनों मार्शल पथ के 9वें क्षेत्र में थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मार्शल कलाकार के टूटने के बाद उनकी काया और आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ेगी। हालांकि ये हुआन एक बड़ी बाधा से टूट गया था। वह मार्शल पथ के 8वें क्षेत्र के शिखर से मार्शल पथ के 9वें क्षेत्र तक टूट गया था। इसलिए वृद्धि और भी अधिक थी। उनकी वर्तमान गति फैन यू से कहीं अधिक थी। ये हुआन, मरो। किसी समय फैन यू ने हवा में छलांग लगा दी थी। अचानक उसने अपने दाहिने हाथ से पकड़ने की हरकत की। ठंडी रोशनी की 5 धारियां चमक उठीं और तुरंत मैदान में घुस गईं। हालांकि ये हुआन के शरीर को फाड़ने का दृश्य नहीं हुआ। ये हुआन अपना हमला आने से पहले ही जा चुका था। क्या? फैन यू का चेहरा सदमे से भर गया। उसके पंजे का हमला वास्तव में ये हुआन की बात की छवि को पार कर गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हुआन का मूल शरीर पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहा था। क्रॉल। फैन यू आखिरकार जमीन पर उतरे। इस समय ये हुआन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और उसके पीछे चक्कर लगाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये हुआन की ठंडी आवाज बजी। अगले ही पल फैन यू को अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने सहज भाव से देखा और एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उनके बाएं हाथ को तले हुए आटे में मोड़ दिया गया था। दरार। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, हाथों की एक और जोड़ी पहले ही उसके दाहिने हाथ पर लॉक हो चुकी थी। वह असहाय होकर देखता रहा कि उसका दाहिना हाथ 180 डिग्री घूम गया, उसके बाद 360 डिग्री घूम गया। वह सब कुछ नहीं था। 360 डिग्री इसका आधा ही था। 720 डिग्री। दरार, दरार, दरार। अलग अलग आवाजें आईं, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। केवल मार्शल पथ के 10वें क्षेत्र के बुजुर्ग ही थे जो ये हुआन की गति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र के प्रशिक्षक भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। वह कैसी गति थी! फैन यू की चीख अचानक तेज हो गई। सभी ने देखा और महसूस किया कि फैन यू जमीन पर गिर गया था। उसके पैरों के तलवों को ये हुआन ने रौंद दिया था। हालांकि यह अंत नहीं था। ये हुआन फैन यू को पूरी तरह से पनघु बनाना चाहता था। अब जब उसने फैन यू की दोनों भुजाओं और उसके एक पैर को पहले ही अपंग कर दिया था, तो केवल एक आखिरी कदम बचा था। रुकना। इस समय स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे तुरंत मैदान में कूद पड़े और ये हुआन की ओर भागे। उसी समय जोहू कैंग और कुछ अन्य बुजुर्ग भी मैदान में कूद पड़े। एक महान युद्ध शुरू होने वाला था। चूहा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ली हाओडांग गरजे। उन्होंने स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता के रूप में अपना पद छोड़ दिया और ये हुआन की ओर झपट पड़े। संप्रदाय नेता ली, आपको पहले मुझसे आगे निकलना होगा। उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। ये जोहू कैंग था। इसके तुरंत बाद एक और आकृति उड़ गई। यह माउंटेन गार्डिंग एल्डर था। ली हाओडांग 2 पीक मार्शल कलाकारों का सामना करते हुए अपने ट्रैक पर रुक गए। वह उन दोनों के समान स्तर पर था। उनके जीतने की संभावना 30% से भी कम थी। दूसरी ओर स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के 5 बुजुर्गों को स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के बुजुर्गों ने रोक लिया था। उसी समय प्रशिक्षक, उपयाजक और यहाँ तक कि दर्शक पर मौजूद शिष्य भी खड़े होकर नीचे गिर पड़े। जोहू कैंग, क्या आप हमारे संप्रदायों के बीच युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? ली हाओडांग ने दांत पीसकर दहाड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैन यू, जिसे ये हुआन रौंद रहा था, उसका शिष्य था। अगर हम युद्ध शुरू करना चाहते तो हम 2 साल पहले ही ऐसा कर चुके होते। क्या आपको याद है फैन यू ने 2 साल पहले क्या किया था? जोहू कैंग ने उसे घूरकर देखा और पूछा। ली हाओडांग स्तब्ध रह गए। 2 साल पहले वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लोगों के एक समूह को शटरिंग क्लाउड संप्रदाय में भी लाए थे। उस समय फैन यू ने जोहू कैंग के शिष्य को तब तक पीटा था जब तक कि उसके मेरिडियन टूट नहीं गए। इस बार जो अपन था वह फैन यू था। सचमुच कर्मचक्र था। एक पल के लिए ली हाओडांग को नहीं पता था कि क्या कहना है। इसी समय हुशुन ने अचानक कहा, बकवास, उस बच्चे ने मेरे शिष्य को भी मार डाला। उसे केवल स्वयं को दोष देना है। एक आवाज बह निकली। हर कोई देखने के लिए मुड़ा और देखा कि ये हुआन फैन यू के शरीर को घसीट रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फिर ये हुआन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और फैन यू को ली हाओडांग के सामने फेंक दिया। फैन यू। जब ली हाओडांग ने फैन यू के मुड़े हुए हाथ और कुचले हुए पैर देखे तो वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। जरूर, जो लोग जालिम हैं वे विनाश के लिए अभिशप्त हैं। जोहू कैंग और अन्य लोग यही सोच रहे थे। वे सभी समझ गए कि ये हुआन हो युआन और अन्य लोगों के साथ साथ अपने वरिष्ठ भाई का बदला ले रहा था। संप्रदाय नेता ली, ये हुआन ने एक को मार डाला और दूसरे को अपंग कर दिया, लेकिन यह अभी भी स्वीकार्य है। यदि आप आज लड़ना चाहते हैं तो मैं, बायली, खुशी से उपकृत हो जाऊंगा। बायली ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उनके पहले शिष्य हो युआन को भी झांग जियांग ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह शायद 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहेगा। ये सही है। झांग जियांग ने पहले गुप्त हमला किया, इसलिए ये हुआन ने कार्रवाई की। इसके अलावा ये हुआन और फैन यू एक प्रतियोगिता के बीच में थे जब आपने अचानक हस्तक्षेप किया, इसलिए यह आपका नुकसान है। उद्धरण चिन्ह। इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में पहाड़ की रखवाली करने वाले बुजुर्ग ने अंततः बात की। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे स्पष्ट रूप से वही थे जिन्हें नुकसान हुआ था, लेकिन बिखरने वाला बादल संप्रदाय दाईं ओर वाला था। अच्छा, बहुत अच्छा, हम इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। चलो चलें। ली हाओडांग को अभी भी कुछ समझ थी। वह जानता था कि अगर वे आमने सामने लड़ेंगे तो वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से पीछे हट सकता है। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के लोग झांग जियांग की लाश और अपंग फैन यू के साथ चले गए। जैसे ही वे चले गए, फैन यू अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। ये हुआन ने उसकी 2 भुजाओं और एक पैर को अपंग कर दिया था। जब तक उसके पास कोई दिव्य औषधि न हो, वह जीवन भर केवल बिस्तर पर ही पड़ा रह सकता था। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के लोगों की पीठ को देखते हुए भीड़ कुछ सेकंड के लिए चुप थी। फिर यह अचानक फट गया। बिखरते बादल संप्रदाय की जीत हुई। लगातार 5 हार के बाद वे आखिरकार जीत गए।
हाँ, सीनियर ब्रदर, ये बहुत मजबूत हैं। उसने वास्तव में स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के मुख्य शिष्य की पिटाई की। लेकिन मैंने ऐसा क्यों सुना कि फैन यू एक मार्शल पाथ 9 रियलम मार्शल कलाकार है। मार्शल पथ 9वां क्षेत्र, तब सीनियर ब्रदर ये उन्हें हरा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हेवेंस एक मार्शल पाथ 9 रियलम मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में एक संरक्षक हो सकता है? गुरु, ये प्रतिभा, चेले सब भौचक्के थे। येहुआन की प्रतिभा पहले ही उनकी अपेक्षाओं से अधिक हो चुकी थी। जहां तक जोऊ कैंग और अन्य का सवाल है, वे ये भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि येहुआन वास्तव में रैंक 10 मार्शल आर्ट वाले मार्शल पाथ 9वें क्षेत्र के मार्शल कलाकार को हरा सकता है। ये कैसे संभव हुआ? जोऊ कैंग ने भौहें सिकोड़ ली और येहुआन की ओर देखा। उत्तरार्ध ने अभी अभी एक लड़ाई लड़ी थी और अभी तक अपनी आभा वापस नहीं ली थी। इसलिए जोऊ कैंग को एक सुराग मिला। क्या येहुआन, आप पहले ही मार्शल पथ 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं? जोऊ कैंग ने चौंकते हुए कहा। येहुआन भी थोड़ा असहाय था। चूंकि वह पहले ही उजागर हो चुका था, वह केवल सिर हिला सकता था और स्वीकार कर सकता था, मैं युद्ध के दौरान ही टूट गया था। क्या? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास के सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। लड़ाई के दौरान टूट गया? ये कैसे संभव हुआ? बुजुर्गों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वे येहुआन के आसपास इकट्ठा हो गए। भले ही येहुआन ने अपनी आभा वापस ले ली थी, फिर भी उन्होंने इसे महसूस किया। वह वास्तव में एक मार्शल पाथ 9 रियलम मार्शल कलाकार है। हे भगवान, क्या मैं पिछले कुछ दशकों से कुत्ते की तरह रह रहा हूँ? 15 वर्षीय मार्शल पाथ 9 रियलम मार्शल आर्टिस्ट, ये फैन यू से कहीं अधिक मजबूत है। ये कहने वाला अधेड़ गुरु था। वह येहुआन से 2 गुने से भी अधिक उम्र का था। आमतौर पर मार्शल कलाकारों ने छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्हें 7 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ा। भले ही येहुआन ने 7 साल की उम्र में खेती शुरू कर दी हो, लेकिन ये केवल 8 साल होगी। उपस्थित आकाओं में से किसने 30 वर्षों से अधिक समय तक खेती नहीं की थी? एक सच्चा प्रतिभाशाली। अच्छा, ये सचमुच अच्छा है। इस समय जोऊ कैंग अपनी खुशी को छिपा नहीं सका और तुरंत हंसा। येहुआन की प्रतिभा जितनी बेहतर थी, वह उतना ही खुश था। वह वास्तव में खुश था। आज बिखरने वाला बादल संप्रदाय लगातार 5 हार के भाग्य से बच गया था और एक लड़ाई जीत ली थी। इसलिए जोऊ कैंग ने तुरंत जश्न मनाने के लिए एक भोज का आदेश दिया। पूरा बिखरता बादल संप्रदाय हंसी से भर गया। उसी समय यह खबर तुरंत फैल गई कि येहुआन शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय का संरक्षक बन गया है। शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के गुरुओं को हर महीने एक निश्चित मात्रा में अंक दिए जाते थे। हालांकि यह प्रति माह केवल 300 अंक था, फिर भी ये बहुत अच्छा था। हालांकि येहुआन ने इसकी तुलना जू परिवार के अभिषेककर्ता से की और पाया कि प्रति माह 3 मिलियन टन बहुत अधिक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जू परिवार में लियान युआन को प्रति माह 10 मिलियन टन दिया जाता था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी थी। इससे पहले जोऊ कैंग ने वादा किया था कि जब तक इस बार शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय जीतता है, वह निजी तौर पर येहुआन को 30,000 अंक देगा। अध्याय का अंत 30,000 बिखरने वाले बादल संप्रदाय बिंदु 300 मिलियन टन चांदी के बराबर थे। येहुआन ने फैन यू के साथ अपनी लड़ाई के दौरान 10,000 बिखरने वाले क्लाउड सैक पॉइंट के खजाने को खा लिया था। अब जब उसके पास और 30,000 अंक थे, तो वह निश्चित रूप से मार्शल पद के मध्य 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। उस रात जोऊ कैंग ने येहुआन को अपने आंगन में बुलाया। येहुआन, मुझे नहीं पता कि मैंने अपने पिछले जीवन में आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने में सक्षम होने के लिए क्या किया। आइए, यहाँ 30,000 अंक हैं। मैंने आपको पहले ही शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय की सभी मार्शल आर्ट लेने का निर्देश दे दिया है। जोऊ कैंग ने उदारतापूर्वक येहुआन को कुछ अंक टोकन फेंके। धन्यवाद मास्टर, आपका चेला जरूर अच्छी खेती करेगा। येहुआन कान से कान तक मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने जल्दी से टोकन हटा दिए। उसे इस बार बहुत बड़ा लाभ हुआ था। उन्होंने न केवल 30,000 शैटरिंग क्लाउड सैक टन प्राप्त किए, बल्कि वे शैटरिंग क्लाउड सैक की सभी मार्शल आर्ट भी सीख सकते थे। ये जानना था कि हर 10वें स्तर की मार्शल आर्ट अमूल्य होती है। उनकी कीमत की गणना करोड़ों में की गई थी। ठीक है, आप पहले जा सकते हैं। जोऊ कैंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। येहुआन ने 30,000 अंक लिए और जल्दी से चला गया। जोऊ कैंग ने उनमें बहुत निवेश किया था। शैटरिंग स्काई सैक का दांव आने से पहले ही वह अपना दांव लगा चुका था। उन्होंने एक साथ इतने सारे बिंदु क्यों निकाले, इसका कारण यह था कि येहुआन को अगले कुछ दिनों तक बिखरते बादल संप्रदाय में शांति से खेती करने की अनुमति दी गई। मार्शल पद का 15 वर्षीय 9वां स्तर। TSK। यदि मुझे ये शरीर मिल जाए, तो मैं निश्चित रूप से 30 वर्ष की आयु से पहले सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन काल में सच्चे ऊर्जा क्षेत्र का लक्ष्य भी रख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि अब आखिरी चीज तैयार करने का समय आ गया है। आंगन से गायब होते ही जोऊ कैंग की आंखों से प्रकाश की 2 किरणें उत्सर्जित हुईं। अल्पविराम। हालांकि इस समय अज्ञानी येहुआन पहले ही किमिया हॉल में जा चुके थे और स्वर्गीय और सांसारिक खजाने के लिए सभी 30,000 बिंदुओं का आदान प्रदान कर चुके थे। फिर उन्होंने मार्शल आर्ट मंडप की यात्रा की और 10वीं कक्षा की मार्शल आर्ट की केवल 8 प्रतियां निकाली। पहले की तरह येहुआन ने इन चीजों को भक्षण स्थान में छिपा दिया। जरूरत पड़ने पर वह उन्हें तुरंत खा जाता था। इस तरह वह अपनी ताकत छिपा सकता था। जहां तक 10वीं कक्षा की मार्शल आर्ट का सवाल है, येहुआन का इस समय उनके लिए कोई उपयोग नहीं था, इसलिए उन्होंने उनमें से कई नहीं सीखे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने केवल एक मूवमेंट मार्शल आर्ट सीखा। वह मार्शल पद के शुरुआती 9वें चरण में था। वह रैंक 10 मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह केवल आधे मिनट तक ही टिक सका। आधे मिनट के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। हालांकि जिस बात ने येहुआन की गेंदों को आहत किया वह ये थी कि उन्होंने इस ग्रेड 10 मार्शल आर्ट को सीखने के लिए 100 डिवोरिंग पॉइंट खर्च किए थे। इसलिए उनके पास अभी भी 500 से अधिक भक्षण बिंदु और 300 मिलियन टन चांदी मूल्य के खेती के संसाधन थे। दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा के बाद आज तीसरा दिन था और ऐसा हुआ कि यह एक नया महीना था। इसलिए येहुआन अन्य 2300 अंक मूल्य के खजाने इकट्ठा करने और उन्हें अपने भक्षण स्थान में डालने के लिए किमिया हॉल में गया। इस समय उसने अचानक एक समस्या के बारे में सोचा। डिवोरिंग स्पेस में 300 मिलियन टन चांदी संग्रहित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल 200 मिलियन टन चांदी खाने और 100 मिलियन को भक्षण स्थान में छोड़ने की आवश्यकता थी। उस स्थिति में 200 मिलियन स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ सकती है। यदि उसे ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा जिसे वह हल नहीं कर सका, तो वह अंतिम 100 मिलियन टन खजाने को खा जाएगा और तोड़ देगा। मार्शल पद के 9वें चरण में पहुंचने के बाद आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने और दिव्य हथियारों की मात्रा में वृद्धि हुई। इसलिए येहुआन को पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू करनी पड़ी।
अन्यथा उसकी ताकत स्थिर रहेगी। हालांकि वह हर महीने 2000 अंक से अधिक मूल्य का खजाना इकट्ठा कर सकता था, लेकिन वह पूरे वर्ष शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में नहीं रह सकता था। उस स्थिति में उसे आगे बढ़ने के लिए 1 या 2 साल की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्हें एक मिशन स्वीकार करना पड़ा और अनुभव प्राप्त करने के लिए पहाड़ से नीचे जाना पड़ा। इस समय वह पहले ही शैटरिंग क्लाउड सेक्ट के ट्रेनिंग हॉल में पहुंच चुके थे। प्रशिक्षक, ये आप किस प्रकार का मिशन स्वीकार करना चाहेंगे? ट्रेनिंग हॉल के डीकन ने सम्मानपूर्वक पूछा। अब संपूर्ण शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय को पता था कि येहुआन एक प्रशिक्षक बन गया है और वह कोई अपवाद नहीं था। पहले मुझे देखने दो। येहुआन अब मार्शल पद के 9वें चरण में था, इसलिए वह रैंक 9 मिशन स्वीकार करने के लिए योग्य था। उन्होंने रैंक 9 मिशनों की सूची को पलट दिया और एक भौतिक मिशन पर लॉक कर दिया। यह मिशन अल्कमी हॉल के एल्डजी द्वारा जारी किया गया था। इसके लिए फ्लेम पायथन के पित्ताशय की आवश्यकता थी। उसी समय मिशन ने कहा कि फ्लेम पायथन लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में एक चिलचिलाती जगह पर रहता था। रैंक 9 राक्षसी जानवर 1500 अंक। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। येहुआन ने तुरंत इस मिशन को स्वीकार कर लिया। यह मिशन बुरा नहीं था। वह एक ही समय में पैसा कमा सकता था और राक्षसी जानवरों की वंशावली एकत्र कर सकता था। वह रास्ते में 1000 गोल्ड सिटी और लियान्यून सिटी भी जा सकते थे। इस रैंक 9 मिशन को स्वीकार करने के बाद येहुआन अपना सामान पैक करने के लिए आंगन में लौटने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जैसे ही वह बांस के जंगल में लौटा, वह किसी से टकरा गया। गुवान युलान। दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा के बाद गुवान युलान और येहुआन के रिश्ते काफी घनिष्ठ हो गए थे। स्वाभाविक ही था कि वे दोस्त बन गए। हालांकि अजीब बात यह थी कि जब भी गुवान युलान येहुआन के साथ होती थी तो उसे हमेशा थोड़ी बेचैनी महसूस होती थी। येहुआन की दृष्टि खराब नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस पर ध्यान दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि गुवान युलान उसके प्यार में पड़ गया है। आप एक प्रशिक्षण मिशन करने के लिए पहाड़ से नीचे जा रहे हैं? गुवान युलान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में जाने के लिए 9 रैंक का मिशन स्वीकार किया। इसमें लगभग 1 महीना लगेगा। येहुआन आगे बढ़े और बोलते समय सिर हिलाया। गुवान युलान ये कहने से पहले एक पल के लिए झिझका। तो मेरा इंतजार करो, मैं एक मिशन भी स्वीकार करने जा रहा हूँ। चलो साथ चलते हैं। ओह जरूर, येहुआन ने जवाब देने से पहले सोचा भी नहीं। ठीक है, गुवान युलान ने धीरे से उत्तर दिया और फिर दूर चला गया। येहुआन ने उसकी पीठ की ओर देखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाए। अपने पिछले जीवन में वह एक ओटाकू था। देवियां भी उसकी पहुंच से बाहर थीं। किसने सोचा होगा कि इस दुनिया में आने के बाद वह महिलाओं के साथ इतना लोकप्रिय होगा। लियूएर के अलावा उसने जुकिंग के साथ भी नकली शादी की थी। अब गुवान युलान था जो उस पर क्रश था। मैंने सुना है कि इस दुनिया में आपकी कई पत्नियां हो सकती हैं। TSK जुकिंग अभी भी युवा हैं। मैं पहले गुवान युलान को ले सकता हूँ। येहुआन ने गुवान युलान की पीठ की ओर देखा और मूर्खता से हंसा। कुछ ही समय बाद गुवान युलान वापस भाग गया। उसने रैंक 8 मिशन स्वीकार किया जिसे एल्डजी ने भी जारी किया था। ये राक्षसी जानवरों का शिकार करने और सामग्री इकट्ठा करने के लिए भी था। वह येहुआन के साथ लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में भी गई। फिर उन्होंने बिखरते बादल संप्रदाय को एक साथ छोड़ दिया। जब शिष्यों ने दोनों को एक साथ जाते देखा तो कुछ ने दया करके अपना सिर हिलाया। कुछ लोगों को लगा कि येहुआन और गुवान युलान एक अच्छे मैच थे। इस बार येहुआन और गुवान युलान का गंतव्य लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाएं थीं। हालांकि क्योंकि गुवान युलान उनके साथ जा रहा था, येहुआन केवल घोड़े से ही जा सकता था। उन्होंने लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं की 9वीं पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने में कुछ दिन बिताए। फिर वे गहराई में जाने लगे। युलान, तुम किस राक्षसी जानवर का शिकार कर रहे हो? लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में प्रवेश करने के बाद येहुआन ने मुड़कर पूछा। सफेद दांतेदार बाघ, आइए पहले चलें और अपना मिशन पूरा करें। येहुआन ने कहा। जब उसने पहली बार शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश किया तो उसने पहले ही कृपाण दांतेदार बाघ को मार डाला था, लेकिन यह एक लड़ाई थी। अब अगर उसे फिर से कृपाण दांतेदार बाघ का सामना करना पड़ा तो वह उसे एक मुक्के से मारने में सक्षम होगा। ठीक है, गुवान युलान ने थोड़ा सिर हिलाया। कृपाण दांतेदार बाघ 8वीं श्रेणी का राक्षस था, इसलिए उन्हें अभी भी पहाड़ों में गहराई तक जाना पड़ता था। एक दिन बाद वे 13वीं पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। रास्ते में येहुआन को कुछ राक्षसों का सामना करना पड़ा जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। बेशक इन सभी राक्षसों को येहुआन ने दूर से मार डाला और लाशों को खा लिया। हालांकि गुवान युलान उसके ठीक बगल में था, येहुआन ने उस पर भरोसा किया, इसलिए उसने उसे एक बहाना दिया जो इंटरस्पेशियल रिंग थी। गुवान युलान भी बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि एक इंटरस्पेशियल रिंग अमूल्य थी और पूरे शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में किसी के पास भी नहीं थी। हालांकि उसने इसे एक बार देखा था और वह उसके पालक पिता के यहाँ था। राक्षसों की लाशें पैसे के लिए बेची जा सकती थी, इसलिए गुवान युलान को कोई परवाह नहीं थी। दहाड़। जैसे ही येहुआन और गुवान युलान ने 13वीं पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया, उन्हें एक दहाड़ सुनाई दी। उनकी स्मृति के अनुसार येहुआन को तुरंत याद आया कि यह कृपाण दांतेदार बाघ की दहाड़ थी। हमारी किस्मत खराब नहीं है, चलिए पहले मिशन पूरा करते हैं। दहाड़ के बाद येहुआन को तुरंत एक कृपाण दांतेदार बाघ मिल गया, लेकिन यह कृपाण दांतेदार बाघ वर्तमान में एक अन्य राक्षस से लड़ रहा था। क्या यह 8वीं रैंक हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ है? येहुआन ने इस राक्षस को पहचान लिया। ये चांदी के फर वाला एक विशाल भेड़िया था और कृपाण दांतेदार बाघ की तरह ये भी 8वीं श्रेणी का राक्षस था। हालांकि ये हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ वयस्क होने पर सेबर दांतेदार टाइगर से अधिक मजबूत था। येहुआन और गुवान युलान दूर खड़े थे और उन्होंने चुपचाप दो राक्षसी जानवरों को एक लाश के लिए मौत से लड़ते देखा। मजबूत होना, पहाड़ पर बैठकर बाघों को लड़ते हुए देखना अच्छा है, जबकि बिना ताकत वाले लोगों को भागना पड़ता है। येहुआन ने अपने दिल में आह भरी। दो राक्षसी जानवरों ने भी येहुआन को देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि येहुआन और येहुआन का आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था तो उन्होंने लड़ना जारी रखा। हालांकि येहुआन को आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ उतना मजबूत नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। हालांकि इसने कृपाण दांतेदार बाघ को सफलतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इसे काफी चोटें भी आई थीं। दहाड़। हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ ने येहुआन और येहुआन पर दहाड़ लगाए। फिर उसने अज्ञात राक्षसी जानवर की लाश को खींच लिया। येहुआन के लिए राक्षसी जानवरों को बेचने के अलावा वह उन्हें खा भी सकता था, इसलिए येहुआन इस अवसर को जाने नहीं देंगे।
जैसे ही वह अपना धनुष खींचने और इस हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ को मारने वाला था, गुवान युलान अचानक आगे बढ़ा और अपना हाथ उसकी बांह पर रख दिया, जिससे संकेत मिला कि उसे हमला नहीं करना चाहिए। क्या गलत है? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। गुवान युलान ने एक विराम के बाद कहा, यह हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ गर्भवती प्रतीत होती है। क्या? ये हुआन स्तब्ध रह गया। गर्भवती? कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना कमजोर है। तो ये गर्भवती है, हालांकि इसकी चोटों के कारण मुझे डर है कि यह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। ये हुआन ने सावधानी से हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ का आकार बढ़ाया। ये हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ वास्तव में अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ गया था, लेकिन वे खूनी पैरों के निशान थे। तो फिर आपके कहने का मतलब यह है कि हमें इसे जाने देना चाहिए? ये हुआन ने अचानक अपना सिर घुमाया और पूछा। ये पहली बार नहीं था जब उनका सामना किसी गर्भवती राक्षसी जानवर से हुआ था। ये दूसरी बार था। पहली बार जब उनका सामना ब्लैक वाटर माउंटेन रेंज में फ्लड ड्रैगन से हुआ। हालांकि उस समय उनके पास इसे मारने के लिए इसके पेट पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आइए इंतजार करें और देखें। भले ही हम हमला न करें, फिर भी यह एक समस्या है कि क्या ये भेड़िए के पिल्लों को जन्म दे सकता है। गुवान युलान को थोड़ा खेद हुआ। उस समय वह लू बुपिंग से भी मोहित हो गई थी, इसलिए उसने फ्लड ड्रैगन को मारने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि उसने फ्लड ड्रैगन के अंडे पर भी बेरहमी से हमला किया। लौटने के बाद वह भी लंबे समय तक दोषी महसूस करती रही। इस बार वह इस तरह की स्थिति को फिर से नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, तो चलिए पहले कृपाण दांतेदार बाघ के नुकीले दांत ले आते हैं। ये हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। करुणा और करुणा होना अच्छी बात थी। हालांकि कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन ये ठंडे खून से बेहतर था और बिना पलक झपकाए मारने से बेहतर था। वे कृपाण दांतेदार बाघ के पक्ष में चले गए। हालांकि ये कृपाण दांतेदार बाघ अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, इसलिए ये हुआन ने इसे एक और चाकू दिया। फिर ये हुआन ने एक एक करके मुक्का मारा, जिससे दोनों नुकीले दांत टूट गए। फिर उसने कृपाण दांतेदार बाघ की लाश को निगल लिया। क्या आप जाकर देखना चाहते हैं? ये हुआन ने अचानक अपना सिर घुमाया और पूछा। ये सुनकर गुवान युलान फिर हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। उन्होंने खूनी पैरों के निशान का पीछा किया और अंत में एक छोटी सी गुफा मिली। हालांकि वे प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि गुफा से एक दर्दनाक विलाप आ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यह सौभाग्य था या नहीं, लेकिन हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ के अपनी मांग में लौटने के बाद उसने वास्तव में बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद यह अंततः रुकने से पहले पूरे 5 मिनट तक चिल्लाता रहा। ये हुआन और गुवान युलान ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ अंदर चले गए। ये गुफा बड़ी नहीं थी। 2 मुड़ों के बाद ये हुआन और गुवान युलान ने हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ को देखा। हालांकि ये हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ जमीन पर अपनी तरफ पड़ा हुआ था। जीवन का कोई संकेत ही नहीं था। इसके अलावा 2 छोटी चीजें थीं। ये देखने के बाद ये हुआन ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ लीं और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, ये बच्चे को जन्म देने के बीच में ही मर गया। जैसे ही वह बोला, वह चला गया। जब वह करीब आया तो उसने देखा कि जमीन पर पहले से ही 2 भेड़िया पिल्ले थे। जहां तक तीसरे भेड़िया पिल्ले की बात है, वह अभी भी हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ के पेट में था। ऐसा लग रहा था कि यह तीसरा भेड़िया पिल्ला माँ भेड़िया के मरने से पहले जन्म देने के आधे रास्ते में भी नहीं था। ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में हत्या हर जगह थी। हर जगह इंसानों और राक्षसों की लाशें देखी जा सकती थीं। अपने पिछले जीवन की जीव विज्ञान कक्षा में ये हुआन ने प्राकृतिक चयन के बारे में भी सीखा था, इसलिए उन्हें इसके बारे में ज्यादा महसूस नहीं हुआ। ये गुफा काफी अंधेरी थी। ये हुआन ने चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। लेकिन जब वह पलटा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि गुवान युलान ने एक भेड़िए के पिल्ले के चारों ओर एक कपड़ा लपेटा हुआ था और उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था, जैसे कि उसने एक बच्चे को पकड़ रखा हो। युलान, तुम? ये हुआन हैरान था। गुवान युलान आखिर क्या कर रहा था? उसने भेड़िए के पिल्ले की लाश क्यों पकड़ रखी थी? नहीं, अचानक ये हुआन की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि भेड़िया पिल्ला अभी भी सांस ले रहा है। क्या यह अभी भी जीवित है? ये हुआन बुदबुदाया और करीब चला गया। इस नवजात भेड़िया पिल्ला ने अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। हालांकि यह सांस ले रहा था, लेकिन यह बहुत कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय मर सकता है। गुवान युलान ने इसे गले लगाया और भौहें सिकोड़ लीं। किसी को नहीं पता था कि वह किस बारे में सोच रही है। हालांकि ये हुआन को अपनी आंखों में अनिच्छा का निशान दिख रहा था। यह भेड़िया पिल्ला बहुत कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि यह लंबे समय तक जीवित रहेगा। हालांकि मेरे पास कुछ गोलियां हैं जो राक्षस ले सकते हैं। शायद यह अपनी जान बचा सकता है। ये हुआन ने गुवान युलान की ओर देखा और धीरे से कहा। यह सुनकर गुवान युलान ने अचानक ये हुआन की ओर देखा। हालांकि इससे पहले कि वह बोल पाती, ये हुआन ने आगे कहा, राक्षसों को वश में करना बहुत मुश्किल है। भले ही आप इसे छोटी उम्र से पालें, लेकिन हो सकता है कि यह आपको अपना स्वामी न पहचाने। अपने पिछले जीवन में ये हुआन ने जानवरों के बारे में कुछ फिल्में भी देखी थी, जैसे अनफॉर्ड की फैंटेसी जर्नी। ठीक हूँ। गुवान युलान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ठीक है, ये हुआन ने कहा। फिर उसने भक्षण प्रणाली से कुछ का आदान प्रदान किया और उसे बाहर निकाला। वास्तव में ये बहुत ज्यादा नहीं था। ये सिर्फ औषधीय पाउडर का एक पैकेट था। इसका उपयोग विशेष रूप से राक्षसी जानवरों के पालन पोषण के लिए किया जाता था। ये राक्षसी जानवर के शरीर को मजबूत कर सकता है और साथ ही उसके स्तर को भी बढ़ा सकता है। ये हुआन ने गुवान युलान के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। औषधीय पाउडर के इस पैक की कीमत उन्हें कुल 10 भक्षण अंक थी। आइए पहले इसे खिलाएं। ये हुआन ने एक कटोरा साफ पानी निकाला और उसमें औषधीय पाउडर मिलाया। उसने भेड़िए के बच्चे को सावधानी से एक छोटा चम्मच खिलाया। भाग्यशाली छोटे आदमी, आपने डिवोरिंग पॉइंट्स के 10 अंक पूरे कर लिए हैं। अब से अपने गुरु गुवान युलान कहा जाएगा। यदि तुम उसे धोखा देने का साहस करोगे तो मैं तुम्हारी जीवित खाल उतार दूंगा। ये हुआन ने अपने दिल में सोचा। औषधीय चूर्ण के इस पैक का नाम भी अजीब था। इसे राक्षसी जानवर विकास योजना कहा जाता था। इसके अलावा ये केवल पहला चरण था। दूसरा चरण होगा, तीसरा चरण होगा, इत्यादि। हालांकि उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि यह भेड़िया शावक एक आध्यात्मिक जानवर में परिपक्व नहीं हो गया। मूल रूप से जब हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ परिपक्व हुआ तो यह अधिकतम 8वीं रैंक का राक्षसी जानवर होगा। हालांकि इस पाउडर का सेवन करने के बाद यह संभवतः एक आध्यात्मिक जानवर बन सकता है। भक्षण प्रणाली में ऐसी कई चीजें थीं जो एक राक्षसी जानवर को कम समय में वयस्क बनने में मदद कर सकती थीं। हालांकि ये चीजें बहुत महंगी थीं। ये हुआन उनसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सका। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका।
ठीक उसी तरह गुवान युलान को एक नया राक्षसी जानवर पालतू जानवर मिला। यह एक भेड़िया शावक था जिसने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। औषधीय चूर्ण पीने के बाद वह सो गया। हालांकि इसकी आभा स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत थी और यह पहले जितनी कमजोर नहीं थी। इसे एक नाम दो। गुवान युलान ने अपनी बाहों में सोए हुए भेड़िए के बच्चे को देखा और ये हुआन से कहा। नाम। ये जुबान ये सुनकर दंग रह गया। वह चीज़ों के नामकरण में सर्वश्रेष्ठ थे। एग फ्राइड राइस, पोर्क चॉप राइस, पकौड़ी, तांग्युआन, युवानक्सियाओ। जब ये हुआन ने एक एक करके नाम पढ़े तो गुवान युलान हंसने से खुद को नहीं रोक सका। आप केवल खाना ही क्यों जानते हैं? गुवान युलान ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाईं। क्या आपको नहीं लगता कि इसे याद रखना आसान है? ये हुआन ने पूछा। कई लोग अपने भोजन का नाम रखने के लिए भोजन का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए कुछ वेब उपन्यासकारों ने अपने भोजन का नाम स्वर्गीय रेशम की टालू, 3 चम्मच चीनी, मैं टमाटर खाता हूँ आदि रखा। हालांकि इस समय एक नाम अचानक उसके दिमाग में घूम गया। चलो इसे जेंटल विस्पर कहते हैं, ये हुआन ने कहा। उन्होंने अपने पिछले जीवन में एक खेल से उपकरण का एक टुकड़ा याद किया। किंग यू। गुवान युलान ने इसे एक बार पढ़ा और पाया कि यह बुरा नहीं था क्योंकि उसके नाम में यू शब्द भी था। ठीक है, आइए इसका उपयोग करें। गुवान युलान ने सिर हिलाया। लेकिन अगले सेकंड में ये हुआन ने एक और समस्या के बारे में सोचा। ये भेड़िया शावक नर था या मादा? यदि यह महिला होती तो ठीक होता, लेकिन यदि यह पुरुष होता? ये हुआन के माथे पर कुछ नसें उभर आईं। क्या इसे घर में भेड़िए को आमंत्रित करना माना गया? इस बार ये हुआन ने हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ और मृत भेड़िया शावक के शरीर को नहीं खाया। इसके बजाय उसने गुफा के बाहर एक गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। उसके बाद दोनों गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठ गए। गुवान युलान ने जेंटल विस्पर को अपनी बाहों में पकड़ लिया और अपनी पतली उंगलियों से धीरे से उसे सहलाया। अचानक किंग यू, जो गुवान युलान की बाहों में था, हिल गया। उसने अपना मुंह खोला और एक बेहद नाजुक आवाज निकाली जिससे गुवान युलान का दिल लगभग पिघल गया। इसके तुरंत बाद जेंटल विस्पर ने अपनी आंखें खोलीं और गुवान युलान को देखा। अरे, इसने अपने जन्म के कुछ ही समय बाद अपनी आंखें खोलीं। ये हुआन हैरान था। हालांकि उसे नहीं पता था कि भेड़ियों के साथ क्या हो रहा है। एक पिल्ला को अपनी आंखें खोलने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। ऐसा लगता था कि मॉन्स्टर बीस्ट ग्रोथ प्लान में कुछ छिपी हुई विशेषताएं थीं। वह सिर्फ यह नहीं जानता था कि भेड़िया शावक को वयस्क माना जाने में कितने साल लगेंगे। ये हुआन ने गुवान युलान की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इस भेड़िया शावक को पसंद करती है। काचा। इस समय ये हुआन के कान फड़के। उसने हल्की सी हलचल सुनी। पत्तों के कदम रखने की आवाज थी। इंसान था या राक्षस हैवान? हालांकि ये हुआन को ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिर ये 13वीं पर्वत श्रृंखला ही थी। अधिक से अधिक 8वीं रैंक के राक्षस होंगे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें 9वीं रैंक के राक्षसों से निपटने में कोई समस्या नहीं थी। 8वीं रैंक के राक्षसों की तो बात ही छोड़ दें। आवाज करीब और करीब आ रही थी। ये हुआन ने भी अपनी सांसें रोक लीं। उसने सुना कि यह एक इंसान था, राक्षस नहीं। कदमों की आहट के अलावा बातचीत भी हुई। अरे, क्रिस्टल ढूंढना बहुत कठिन था, लेकिन हमने उसे खो दिया। कितना बदकिस्मत। बड़े भाई, वह निम्न श्रेणी का क्रिस्टल नकली होना चाहिए। इसके बारे में चिंता मत करो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यदि यह एक घटिया क्रिस्टल होता तो क्या हमें इसका इस तरह पीछा करना पड़ता? लेकिन हमने इसे खो दिया। हथियार लिए 2 लोग साथ साथ ये हुआन की ओर चले। हालांकि उन्होंने ये हुआन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वे कुछ चर्चा कर रहे थे। जब ये हुआन ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। यहाँ जाते समय उन्होंने क्रिस्टल के बारे में बहुत सारी खबरें सुनी। उसे नहीं पता था कि 18 लियान्युन पर्वत श्रृंखला में क्या चल रहा है। वहाँ कई भेड़िए थे जिनके गले में पेंडेंट थे जो बड़ी संख्या में कृषकों को आकर्षित करते थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने वास्तव में क्रिस्टल प्राप्त किए। बेशक नकली क्रिस्टल भी थे। एक घटिया क्रिस्टल की कीमत 10 लाख टन चांदी थी, लेकिन अगर किसी को निम्न श्रेणी का क्रिस्टल मिलता है तो इसकी कीमत 100 मिलियन टन चांदी होगी। इस बार ये हुआन का भी यही विचार था। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसका सामना किसी भेड़िए से नहीं हुआ जिसके गले में पेंडेंट हो। बड़े भाई, कोई है? इस समय थोड़े छोटे आदमी ने ये हुआन को देखा जो ज्यादा दूर नहीं था। लंबे आदमी ने उसकी ओर देखा और खर्राटे लेते हुए कहा, वह शायद क्रिस्टल की तलाश में यहाँ है। हम्फ, एक बच्चे को 13वीं पर्वत श्रृंखला पर ला रहा है। वह वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। छोटे आदमी ने गुवान युलान की ओर गहराई से देखा और मुस्कुराया। वह फुसफुसाया, बड़े भाई, ये लड़की सुंदर है। क्या वह भेड़िए का बच्चा नहीं है? भेड़िया शावक। लंबे आदमी की आंखें संकुचित हो गईं। उसने सोचा कि गुवान युलान एक बच्चे को ले जा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक भेड़िया शावक होगा। ऐसा लगता है जैसे ये हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ का शावक है। इसके अलावा यह अभी पैदा हुआ था। छोटा आदमी अचानक लालची भाव से लंबे आदमी की ओर देखने लगा। एक हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ की लाश की कीमत अधिकतम कुछ लाख चांदी है। हालांकि एक नवजात शिशु को 2 से 3 मिलियन में बेचा जा सकता है। लंबे आदमी की आंखें चमक उठीं। जाहिर सी बात थी कि वह उन्हें मारना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वे बोल पाते, ये हुआन, जो 10 मीटर से अधिक दूर था, ने पूछा, आप दोनों, क्या आप उन्हें मारने और उनके खजाने को चुराने की योजना बना रहे हैं? खजाने चुराने के लिए लोगों को मारना जंगल में एक आम घटना थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि जंगल में किसी के धन का खुलासा न किया जाए। हालांकि ये हुआन डरा नहीं था। बड़े भाई, अभी भी वह महिला है। छोटे करके आदमी ने धीरे से याद दिलाया। ओह ठीक है, अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए हमारे पास छोड़ दो। लंबे आदमी की आंखें 2 अलग अलग रंगों से मिली हुई थीं। जब उसने पत्नी शब्द सुना तो गुवान युलान का चेहरा लाल हो गया। हालांकि जब उसने सजा का दूसरा भाग सुना तो उसकी हत्या का इरादा बढ़ गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगी और वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थी। ओह, आप मार्शल पद के शुरुआती 8वें स्तर पर हैं। मुझे यह मत बताओ कि तुम किसी परिवार या संप्रदाय के शिष्य हो। लंबा आदमी थोड़ा हैरान हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन इतनी सी ताकत हमारे सामने बेकार है। वे दोनों मार्शल पद के मध्य 8वें स्तर पर थे। वे गुवान युलान जैसी महिला से कैसे डर सकते हैं? तुम दोनों मेरी ओर क्यों नहीं देखते? ये हुआन हल्की सी मुस्कुराए और अब अपनी आभा पर लगाम नहीं लगाए। बूम! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दोनों व्यक्तियों को एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। इतना मजबूत, वह निश्चित रूप से मार्शल पद के 9वें स्तर पर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा मार्शल पद के 9वें स्तर पर होगा। लंबा आदमी भी चौंक गया।
बड़े भाई, किसी परिवार ने संवारा होगा, उसके पास कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। छोटे कद के व्यक्ति का शरीर कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने एक लालची अभिव्यक्ति प्रकट की। एक बड़े परिवार के शिष्य के पास निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। शायद उसे कुछ मार्शल आर्ट प्रतियां मिल सकती हैं। वे ब्लेड के किनारे पर जीवन जीते थे। इसके अलावा वे कहीं नहीं के बीच में थे। स्वाभाविक रूप से वे ये हुआन के पीछे की शक्ति से नहीं डरते थे। बुरा नहीं, ऐसा लगता है कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। लंबे आदमी ने सिर हिलाया। उनकी राय में ये हुआन सिर्फ एक खाली खोल था। दोनों व्यक्तियों के हाव भाव देखने के बाद ये हुआन ने असहाय होकर कहा, ऐसा लगता है कि आप दोनों मरने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा है तो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, लंबे आदमी ने डांटा, कितना अहंकारी, मुझे जाने दो। इसी तरह इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, उसे बाधित कर दिया गया। काचा। अचानक एक अकथनीय कुरकुरी ध्वनि बजी। छोटे आदमी ने नजर डाली और पाया कि ये हुआन पहले ही उनके बगल में आ चुका था। उन्होंने बस ये हुआन की मुट्ठी को लंबे आदमी के गले पर उतरते देखा। जहां तक लंबे आदमी की बात है तो उसे खून की उल्टी हो रही थी। उसकी आंखें ऐसी निकली हुई थीं मानो वे अपनी सॉकेट से बाहर निकलने वाली हों। छोटे कद के व्यक्ति के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। फिर उसने अपने बड़े भाई को पीछे की ओर गिरते देखा। प्लॉप। लंबा आदमी जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह मर चुका था। अच्छा नहीं। छोटा आदमी अपने दुख के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। वह जल्दी से पलटा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जोर से कांपने लगा। ये हुआन पहले से ही उससे एक कदम आगे था, उसके सामने आ रहा था। काचा। एक और तीखी आवाज आई और छोटा आदमी भी जमीन पर गिर गया और तुरंत मर गया। ये हुआन अपने दुश्मनों पर दया नहीं दिखाएगा। चूंकि उन्होंने उन पर अपनी दृष्टि डालने का साहस किया तो वे मरने के पात्र थे। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या अच्छा सामान है। ये हुआन ने 2 लाशों की तलाशी ली। ये दोनों मार्शल पद के 8वें चरण में मार्शल कलाकार थे, इसलिए उनके पास कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। निश्चित रूप से, जैसा कि ये हुआन को उम्मीद थी, उसे वास्तव में लंबे आदमी के शरीर पर एक छोटा कपड़े का थैला मिला। इसके अंदर एक क्रिस्टल था जो चुपचाप अंदर पड़ा हुआ था। ये पहली बार था जब ये हुआन ने क्रिस्टल देखे। कुल 3 गोल्ड क्रिस्टल थे। युलान, ये 3 क्रिस्टल क्या हैं? ये हुआन अचानक मुड़ा और पूछा। ये पहली बार था जब उन्होंने क्रिस्टल देखे। घटिया क्रिस्टल गोल होते हैं, निचले क्रिस्टल समचतुर्भुज होते हैं और मध्य क्रिस्टल त्रिकोणीय होते हैं। गुवान युलान ने समझाया। तो ऐसा ही है, इसका मतलब है कि ये 3 क्रिस्टल घटिया क्रिस्टल हैं। कुल मिलाकर इनकी कीमत 3 मिलियन टन चांदी है। मुझे देखने दो कि क्या इन क्रिस्टलों का सीधे उपभोग किया जा सकता है। ये हुआन का दिल हिल गया और उसके हाथ के 3 क्रिस्टल तुरंत गायब हो गए। क्रिस्टल का सीधे सेवन किया जा सकता है। हाँ, इसका वास्तव में सेवन किया जा सकता है। उस स्थिति में मुझे भविष्य में खरीदारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये हुआन बहुत खुश हुआ। उन्होंने पहले भी चांदी और सोने का सेवन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। खजाना चुराने के लिए लोगों को मारना बस एक छोटा सा अंतराल था। हालांकि इससे ये हुआन को यह भी एहसास हुआ कि यह छोटा भेड़िया शावक एक गर्म आलू था। युलान, मैं और गहराई में जा रहा हूँ। आप पहले बिखरते बादल संप्रदाय में वापस क्यों नहीं जाते? ये हुआन अचानक मुड़ा और पूछा। लियान यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं के अंतिम कुछ पहाड़ों में 9वें चरण और यहाँ तक कि 10वें चरण के राक्षसी जानवर भी थे। गुवान युलान मार्शल पाथ के केवल 8वें चरण में थी, इसलिए ये हुआन उसे जोखिम लेने नहीं दे सका। तो फिर मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुवान युलान भी समझ गई कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं थी। यदि वह ये हुआन का अनुसरण करती तो वह ये हुआन के लिए केवल एक बोझ होती, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। ठीक है, ये हुआन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसने गुवान युलान को शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के कपड़े पहनने के लिए कहा। फिर वह गुवान युलान को एक सुरक्षित पर्वत श्रृंखला तक ले गया और गहराई तक जाने लगा। 15वीं पर्वत श्रृंखला के बाद से 9वें चरण के राक्षसी जानवर दिखाई देंगे। ये हुआन का लक्ष्य फ्लेम पायथन था, जो 16वीं पर्वत श्रृंखला के एक कोने में स्थित था। गुवान युलान को विदा करने के बाद ये हुआन के कदम बहुत तेज थे। आधे दिन से भी कम समय में वह 16वीं पर्वत श्रृंखला के झुलसाने वाले मैदान पर पहुंचे। यहाँ तापमान इतना अधिक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई फ्लेम पायथन है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। ये जुबान ने चिलचिलाती जमीन पर कदम रखा। अपने जूतों से भी वह गर्मी महसूस कर सकता था। सौभाग्य से उसकी त्वचा मोटी थी, इसलिए उसने उसे ज्यादा प्रभावित नहीं किया। ये हुआन ने कभी भी चिलचिलाती जमीन में फ्लेम पायथन और फ्लेम पिग जैसे राक्षसी जानवरों को नहीं देखा था। उनका रक्तसार ये हुआन के लिए उपयोगी था। ये हुआन ने चिलचिलाती जमीन में लंबे समय तक खोज की और अंततः एक लाल अजगर पाया। हालांकि इस अजगर में आग नहीं लगी थी, फिर भी ये जहां भी गुजरा उसने जमीन जला दी। ये 9वें चरण का राक्षसी जानवर फ्लेम पायथन था। ये बहुत गर्म है, आइए इसे जल्दी खत्म करें। ये हुआन अपने दिल में बुदबुदाया। एक पल में वह एक बात की छवि में बदल गया और फ्लेम पायथन की ओर दौड़ पड़ा। 9वें चरण की मार्शल आर्ट डार्क ग्रीन पाम। एक मजबूत और शक्तिशाली हथेली ने फ्लेम पायथन के उग्र लाल तराजू पर थप्पड़ मारा और फ्लेम पायथन के शरीर को एक पल में पीछे धकेल दिया गया। फ्लेम पायथन पर अचानक हमला किया गया। इसने तुरंत अपना खूनी मुंह खोला और ये हुआन की ओर काटा। खो जाओ। अप्रत्याशित रूप से ये हुआन अपरकट हो गया और उसका सिर उड़ गया। सांप को मारो जहां दर्द होता है। ये हुआन ने चुपचाप अपने दिल में गणना की। फिर उसने फ्लेम पायथन के 7 इंच पर बमबारी की। सांप का 7 इंच उसका दिल था। ये हुआन ने नर्म हथेली तकनीक का उपयोग किया, इसलिए कठोर सांप के तराजू का अधिक सुरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। 5 सेकंड से भी कम समय में फ्लेम पायथन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इस कठोर सांप की खाल के लिए ये हुआन को बहुत मेहनत करनी पड़ी। 10 मिनट से अधिक समय के बाद ये हुआन ने अंततः फ्लेम पायथन के पित्ताशय को हटा दिया। ये लाल पित्ताशय मुट्ठी के आकार का था। ये हुआन के हाथ में जेली की तरह था। यह अजीब है, पित्ताशय की थैली भी गर्म है। बुरा नहीं, 5 लाख प्रत्येक। यदि मैं 10 को मार डालूंगा तो मुझे 5 मिलियन मिलेंगे। अगर मैं 100 को मार डालूं तो मुझे 50 करोड़ मिलेंगे। अगर मैं 1000 मारूंगा तो मुझे 500 मिलियन मिलेंगे। ये सोचकर ये जुबान की आंखें चमक उठीं। वास्तव में स्तर बढ़ाने के लिए राक्षसों को मारना अधिक विश्वसनीय था। हालांकि फ्लेम पायथन एक रैंक 9 राक्षस था जो आम नहीं था। अन्यथा ये हुआन लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में मार्शल पद के 10वें चरण तक पहुंच गया होता। यहाँ का वातावरण रेगिस्तान की तुलना में अधिक कठोर, यहाँ तक कि अधिक कठोर था। इसलिए ये हुआन ने अपना मिशन समाप्त करने के बाद सीधे इस चिलचिलाती गर्म भूमि को छोड़ दिया।
रैंक 9 राक्षस दुर्लभ थे, इसलिए ये हुआन ने 15वीं पर्वत श्रृंखला छोड़ दी और रैंक 8 राक्षसों के क्षेत्र में लौट आए। इस समय उनका रक्तसार 200 के निशान को तोड़ चुका था। वह अभी भी 1000 बीस्ट विदलाइन से 800 अंक दूर था। हालांकि जैसे ही ये हुआन 12वीं पर्वत श्रृंखला पर लौटे, काली आकृतियों का एक समूह अचानक आकाश में बह गया। अरे, ये पक्षी प्रकार के राक्षसों का एक समूह है। ये हुआन को यह अजीब लगा क्योंकि समूह में पक्षी प्रकार के राक्षसों की 4 या 5 अलग अलग प्रजातियां थीं। राक्षसों की विभिन्न प्रजातियों को एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है? भूल जाओ, मैं तुम सभी को गोली मार दूंगा। ये हुआन ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने क्लाउड स्प्लिटिंग बो को बाहर निकाला और गोली मार दी। जाओ, अराजक स्टार एरो लेवल 3। बस दबी दबी आवाज से हवा में एक तीर चला। अचानक आध्यात्मिक तीर 9 में विभाजित हो गया और पक्षियों के समूह में चला गया। तुरंत 4 या 5 पक्षी प्रकार के राक्षस आकाश से टकराकर गिर गए। इस समय अग्रणी चील ने अपना सिर घुमाया और एक भयंकर रोना छोड़ दिया। फिर ये पक्षियों के पूरे समूह को ये हुआन की ओर ले गया। कुल मिलाकर 30 से अधिक राक्षस ये हुआन की ओर झपट्टा मार रहे थे। हालांकि ये हुआन घबराए नहीं। उसने अपना धनुष खींचा और हमला करना जारी रखा। क्योटिक स्टार एरो को तीसरे स्तर पर अपग्रेड किया गया था। दूसरे शब्दों में, ये हुआन एक साथ 9 तीर चला सकता था। 1 सेकंड में ये हुआन 2 या 3 बार शूटिंग कर सकता था। दूसरे शब्दों में, ये हुआन 1 सेकंड में 20 से अधिक तीर चला सकता था। पक्षी प्रकार के राक्षसी जानवरों के इस झुंड के झपट्टा मारने से पहले उनमें से आधे से अधिक पहले ही मर चुके थे। अधिक शक्तिशाली लोगों में से केवल कुछ ही सुरक्षित थे। इस समय ये हुआन अंततः स्थानांतरित हो गया क्योंकि उसे पता चला कि शेष 6 राक्षसी जानवरों में से 3 9वीं रैंक के राक्षसी जानवर थे। तो क्या होगा यदि 3 9वीं श्रेणी के जानवर हों? भले ही उनमें से 10 हों, फिर भी मैं उन सभी को गोली मार दूंगा। ये हुआन चकमा नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ा रहा जहां वह था और हमला करता रहा। अचानक अग्रणी कोंडोर ने झपट्टा मारा और ये हुआन के सिर पर अपने तेज पंजे घुमाए। खो जाओ। इस पंजे का सामना करते हुए ये हुआन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और मुक्का मार दिया। बूम! मुट्ठी पंजों से होकर गुजरी और चील के शरीर पर गिरी, जिससे वह गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये हुआन ने तुरंत अपना धनुष खींचा और एक सुपरनोवा तीर चलाया। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित सुपरनोवा तीर चील के सामने फट गया। शक्तिशाली प्रभाव ने सीधे तौर पर बाज का मुंह तिरछा कर दिया। चील ने दर्द से तीखी चीख निकाली। हालांकि इस समय नौ ठंडी रोशनी चमकती थी और इसके शरीर में प्रवेश करती थी। पक्षी प्रकार के राक्षसी जानवरों की रक्षा मजबूत नहीं थी। सुपरनोवा एरो ने आसानी से उनकी रक्षा को तोड़ दिया। उनमें से एक तीर बाज के दिल में भी घुस गया। प्लॉप! चील एक पल में दुखद रूप से मर गई और फिर जमीन में गिर गई। जब अन्य 5 राक्षसी जानवरों ने यह देखा तो वे चिल्लाए और ये हुआन पर झपट पड़े। हालांकि वे ये हुआन के लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ थे। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद उन सभी को 5 लाशों में बदल दिया गया। लगभग 40 राक्षसी जानवरों के झुंड को अकेले ये हुआन ने आसानी से मार डाला। उनमें से 3 9वीं रैंक के राक्षसी जानवर भी थे। अगर कोई और मौजूद होता तो वे इतने चौंक जाते कि वे अवाक रह जाते। जमीन पर इतनी लाशें, क्या ये वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा किया गया था? हालांकि ये हुआन के अलावा यहाँ वास्तव में कोई और भी था। ताली ताली ताली! जैसे ही ये हुआन सभी राक्षसी जानवरों की लाशों को निगलने वाला था, बगल से दबी हुई आवाज़ों की एक श्रृंखला आ गई। कोई ताली बजा रहा था। ये सुनकर ये हुआन की शिथिल नसें फिर से तनावग्रस्त हो गईं। उसे पता ही नहीं चला कि आसपास कोई है। छोटे भाई, तुम बहुत मजबूत हो। एक आदमी की आवाज़ दूर से नहीं बह रही थी। ये हुआन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अरे नहीं, इंटरस्पेशियल रिंग फिर से उजागर हो गई है। ये हुआन की अभिव्यक्ति जम गई। अभी उसने अचानक क्लाउड स्प्लिटिंग बो को बुलाया था। अगर ये शख्स यहाँ लंबे समय से होता तो जरूर देखता। अधेड़ उम्र का आदमी आगे नहीं बढ़ा और अंततः ये हुआन से 30 मीटर दूर रुक गया। उसने जमीन पर 40 लाशों को देखा और मुस्कुराया। छोटे भाई, तुम बहुत छोटे हो, फिर भी तुम्हारे पास इतनी ताकत है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं? सर, जब आप अन्य लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ कर रहे हो तो क्या आपको पहले अपना नाम नहीं बताना चाहिए? ये हुआन ने पूछा। हाँ, मैं भूल गया। अपना परिचय देता हूँ, मैं ओआंगमिंग, प्रोफाउंड सन एम्पायर के साउथ फॉरेस्ट काउंटी का गश्ती अधिकारी हूँ। अधेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। गहन सूर्य साम्राज्य, दक्षिण वन काउंटी, गश्ती अधिकारी। ये 3 शब्द ये हुआन के लिए अपरिचित थे। उसने उन्हें कम ही सुना। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ये हुआन उन्हें नहीं जानता था। इस समय वह प्रोफाउंड सन एम्पायर के साउथ फॉरेस्ट काउंटी में थे। हालांकि जिस बात ने ये हुआन को चौंका दिया वह 3 शब्द थे, गश्ती अधिकारी। उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी वास्तव में एक साम्राज्य का गश्ती अधिकारी था। किसी को पता होना चाहिए कि यह पद काउंटी किंग के समान स्तर पर था। यह एक साम्राज्य की स्थिति थी जो दक्षिण वन काउंटी के काउंटी राजा के बराबर थी। अरे, मैं एक अधिकारी से मिला। ये बहुत अवास्तविक है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे मिल सकता हूँ जो इतनी दूरस्थ जगह पर काउंटी किंग के समान स्तर पर है? ये हुआन को लगा कि यह अविश्वसनीय है। बेशक उनके दिल में भी कुछ शक था। ये हुआन है जो टूटे हुए बादल संप्रदाय का प्रशिक्षक है। ये हुआन ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा। ओह! ये सुनने के बाद ओआंगमिंग भी हैरान रह गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने टूटे हुए बादल संप्रदाय के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इतने युवा प्रशिक्षक के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि उसने ये हुआन की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। इसमें कोई संदेह नहीं था। ऐसा लगता है कि मैं अज्ञानी और अनुभवहीन हूँ। ओआंगमिंग खुद पर हंसे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी। ये हुआन ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कुछ और है, सर गश्ती अधिकारी? शुरू से ही वह पहरा दे रहा था। हालांकि दूसरी पार्टी साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण अधिकारी थी। ये जंगल था। जाहिर सी बात थी कि वह मारकर चोरी कर लेगा। इसके अलावा एक इंटरस्पेशियल रिंग अमूल्य थी। इसका मूल्य इतना अधिक था कि लोग एक दूसरे को मार सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें इस गश्ती अधिकारी की ताकत का पता नहीं था। हालांकि उन्हें लगा कि दूसरी पार्टी बहुत मजबूत है। हाँ, छोटे भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस एक कोई बुरा इरादा है। अभी मैंने देखा कि छोटे भाई की तीरंदाजी अच्छी है और आपका क्षेत्र कम नहीं है। ऐसा होता है कि इसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए मैं छोटे भाई से मदद मांगना चाहूंगा। ओआंगमिंग ने कहा। मदद? क्या मजाक है?